ड्रामा की शुरुआत में हम फीमेल लीड दोंग ही को देखते हैं। वो कुछ स्टूडेंट्स के साथ पुलिस स्टेशन में बैठी होती है। तभी वहां बाकी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आते हैं और अपने बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं। फाइनली वहां एक टीचर भी आता है। टीचर दोंग ही पर गुस्सा होते हुए कहता है, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी वजह से ये मैटर वाइस प्रिंसिपल तक भी पहुंच सकता है। लेकिन तुरंत उसके बाद टीचर अपने सामने बैठे दूसरे स्टूडेंट से बात करने लगता है। यहाँ वो उस बच्चे से बहुत प्यार से बात करता है। एक्चुअली वहां बैठे मोस्टली स्टूडेंट्स रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए टीचर उन्हें ज्यादा फेवर करता है। मीनवाइल पुलिस स्टेशन के बाहर योंग जिन अपनी मॉम से बात कर रही होती है। यहाँ योंग जिन की मॉम अपनी डॉटर से गुस्से में कहती है, अगर तुम किसी को परेशान करती भी हो तो कम से कम अपनी प्रॉब्लम्स को खुद हैंडल करना सीखो। एक्चुअली ये सभी रिच स्टूडेंट्स कई दिनों से डोंग ही को बुली कर रहे होते हैं। इसी रीजन से डोंग ही ने उन सबको पुलिस स्टेशन बुलाया था। लेकिन अगले ही दिन योंग जिन और उसके फ्रेंड्स एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं और डोंग ही को फिर से बुली करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ योंग जिन डोंग ही से कहती है, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम हमें इतनी आसानी से पुलिस के हवाले कर दोगी? फिर वो एक और बात कहती है, आज मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ कि गर्म आयरन की जलन कैसी होती है। ये कहकर वो सब मिलकर डोंग ही का हाथ पकड़ लेते हैं। तभी योंग जिन अपने हेयर स्ट्रेटनर से उसके हाथों पर जलने के घाव बना देती है। डोंग ही दर्द से तड़पते हुए उससे पूछती है, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? इस पर योंग जिन कोल्ड वॉइस में रिप्लाई करती है, क्योंकि तुम एक लूजर हो और तुम जैसे लोगों के साथ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अगले ही पल डोंग ही अपने घायल हाथों के साथ इन्फर्मरी में पहुंचती है। यहाँ एक नर्स पहले से प्रेजेंट होती है। नर्स तुरंत डोंग ही की स्लीव ऊपर करती है। जैसे ही उसकी नजर उसके हाथ पर पड़ती है, उन पुराने और गहरे जलने के निशानों पर वो एक पल के लिए पूरी तरह से सुन्न पड़ जाती है। वो सरप्राइज होकर पूछती है, ये भयानक जलने के निशान यहाँ कैसे आए? तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया? लेकिन डोंग ही इतनी डरी हुई होती है कि उसके मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकलता है। वो बस साइलेंस में अपनी नजरें नीचे कर लेती है, जैसे सच बोलने की हिम्मत पूरी तरह से खत्म हो गई हो। अचानक एक लड़की कर्टन के पीछे से बाहर आती है और कर्टन को जोर से पीछे खींचती है। वो बिना किसी डर के सीधे कहती है, हाँ, ये सब मैंने किया है और इससे पहले भी जब वो घायल हुई थी उसके पीछे भी मैं ही थी। उसी रात योंग जिन अपने गैंग के साथ चुपके से डोंग ही के रूम में एंटर करती है। रूम में एंटर करते ही सबसे पहले वो डोंग ही का पिगी बैंक उठाते हैं और उसे तोड़ देते हैं। अंदर के सारे कॉइन्स फ्लोर पर बिखर जाते हैं। उनका बिहेवियर ऐसा लग रहा था जैसे वो डोंग ही की गरीबी का मजाक उड़ा रहे हों और अपनी दौलत का घमंड दिखा रहे हों। तभी योंग जिन की नजर डोंग ही पर पड़ती है। वो उसके पतले और सफेद पैरों को देखकर स्माइल करती है और फिर उसकी नजर फ्लोर पर पड़े गर्म आयरन पर रुक जाती है। ठीक वहीं से उसके माइंड में एक और डेविलिश थॉट जन्म लेता है। अगला पल डोंग ही के लिए एक और भयानक मेमोरी बन जाता है, क्योंकि योंग जिन और उसका गैंग उसे गर्म आयरन से फिर से टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। लगातार टॉर्चर और इंसल्ट सहते हुए फाइनली डोंग ही अंदर से पूरी तरह टूट जाती है और मजबूरी में वो स्कूल छोड़ने का डिसाइड करती है। जब उसकी लीव एप्लीकेशन होम रूम टीचर तक पहुंचती है तो उसमें लिखा रीजन देखकर टीचर का फेस बदल जाता है, क्योंकि एप्लीकेशन में सिर्फ 2 वर्ड्स लिखे होते हैं, स्कूल वायलेंस। टीचर तुरंत टेंशन में आ जाता है। उसे डर लगने लगता है, अगर ये मैटर बाहर गया तो मेरी जॉब और रेपुटेशन दोनों रिस्क में आ सकते हैं। तभी डोंग ही धीमी लेकिन स्टेडी वॉइस में एक क्वेश्चन पूछती है, सर, अगर किसी ने आपके खुद के सन के साथ ऐसा किया होता तो आपको कैसा फील होता? कुछ पलों के लिए रूम में पूरी तरह साइलेंस छा जाता है। डोंग ही की बातें सुनकर टीचर का गुस्सा अचानक भड़क उठता है। वो तुरंत अपनी कलाई से वॉच उतारता है और गुस्से में चिल्लाता है, तुमने अभी मेरे सन के बारे में क्या कहा? और अगले ही पल बिना कुछ सोचे वो डोंग ही को जोर से थप्पड़ मारता है। टीचर का गुस्सा यही नहीं रुकता है, वो उसे बार बार मारते हुए चिल्लाता है, तुमने अभी जो कहा उसे फिर से कहो। बाकी टीचर्स बीच में आते हैं और उसे रोकने की ट्राई करते हैं, लेकिन उस टाइम वो किसी की भी सुनने के मूड में नहीं होता है। काफी देर तक अपना गुस्सा निकालने के बाद जब उसका टेम्पर थोड़ा कूल डाउन होता है तभी वो रुकता है। कुछ टाइम बाद योंग जिन की मॉम डोंग ही की मॉम से मिलने आती है। अपनी डॉटर की इमेज बचाने के लिए वो सीधे कहती है, बस एप्लीकेशन में लिखा रीजन चेंज कर दो, फिर ये मैटर यहीं खत्म हो जाएगा। ये कहकर वो डोंग ही की मॉम के सामने पैसों से भरा एक मोटा पैकेट रख देती है। इतना बड़ा अमाउंट देखकर डोंग ही की मॉम बिना ज्यादा सोचे तुरंत हाँ कह देती है। जब डोंग ही अपने छोटे से रेंटेड रूम में वापस पहुंचती है, वहां सब कुछ बदल चुका होता है। रूम पूरी तरह खाली पड़ा होता है। लैंडलॉर्ड उसे बताता है, तुम्हारी मॉम पहले ही रूम छोड़कर जा चुकी हैं। इस टाइम डोंग ही को पता चलता है, मेरी लीव एप्लीकेशन का रीजन भी चेंज कर दिया गया है। ये देखकर डोंग ही का अपनी मॉम पर बचा हुआ थोड़ा सा ट्रस्ट भी टूट जाता है। डोंग ही दिल से पूरी तरह टूटकर उदासी से रिवर बैंक पर जाती है। वो कुछ देर तक साइलेंट होकर ठंडे पानी को देखती रहती है। एक पल के लिए उसके माइंड में आता है, शायद सब कुछ यहीं खत्म कर देना बेहतर होगा। लेकिन जब ठंडी हवा और पानी की हल्की बूंदें उसके फेस को टच करती हैं,
धीरे धीरे उसका माइंड काम होने लगता है। फिर डोंग ही अपने मन में सोचती है, जब मुझे मौत से भी डर नहीं लगता तो दुनिया में ऐसा क्या है जिससे मुझे डरना चाहिए। अगले दिन डोंग ही अकेली स्कूल जिम्नेजियम में पहुंचती है। वहां योंगजिन और उसके गैंग ने बुली करने के लिए पहले ही एक नया विक्टिम ढूंढ लिया होता है। डोंग ही धीरे से उनके पास जाती है और काम वॉइस में उनके सारे ड्रीम्स मेंशन करना स्टार्ट करती है। वो सैरा की तरफ देखती है और कहती है, तुम एक पेंटर बनना चाहती हो राइट? फिर वो जैजून की तरफ मुड़ती है और कहती है, और तुम अपनी फैमिली का गोल्फ कोर्स हैंडल करने वाले हो। उसके बाद वो हैजून की तरफ देखती है और कहती है, तुम्हारा ड्रीम एक फ्लाइट अटेंडेंट बनना है। फिर डोंग ही सीधे योंगजिन की तरफ देखती है और पूछती है, और तुम्हारा ड्रीम क्या है? एक परफेक्ट वाइफ और एक अच्छी मॉम बनना। ये सुनकर पूरा गैंग जोर से हंसने लगता है। उनकी हंसी में सिर्फ मजाक और नीचता भरी होती है। योंगजिन उसका मजाक उड़ाते हुए डोंग ही से पूछती है, ओके बताओ तुम्हारा ड्रीम क्या है? डोंग ही सीधे उसकी आंखों में देखती है और पूरी तरह काम वॉइस में कहती है, अब मेरा ड्रीम तुम हो योंगजिन। आज से मेरा ड्रीम है तुम्हारे जैसा बनना। फिर वो हल्की स्माइल के साथ कहती है, हम श्योरली दोबारा मिलेंगे। लेकिन डोंग ही की स्माइल इतनी कोल्ड और अजीब होती है कि बुली गैंग में हर कोई एक पल के लिए साइलेंट हो जाता है। उन्हें ऐसा फील होता है जैसे उनके सामने खड़ी लड़की वो डोंग ही नहीं है जिसे वो सालों से टॉर्चर कर रहे थे। उस दिन के बाद डोंग ही की लाइफ पूरी तरह बदल जाती है। पूरा दिन वो एक फैक्ट्री में भारी ईंटें उठाने का काम करती है और रात में वो डॉर्मेट्री हॉलवे की हल्की रोशनी के नीचे खुद से स्टडी करती रहती है। उसके पास ना तो कोई प्रॉपर डेस्क होती है, ना ही कोई फैसिलिटी, फिर भी वो एक बुक लेकर चुपचाप बैठी रहती है। फैक्ट्री में काम करने वाली एक लड़की हर दिन उसका डेडिकेशन देखती है। उसे डर लगता है मेरे चलने की आवाज से डोंग ही की स्टडी डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए जब भी वो डॉर्मेट्री वापस लौटती तो अपने शूज अपने हाथों में पकड़ लेती ताकि थोड़ी सी भी आवाज ना हो। फाइनली डोंग ही का इतना हार्डवर्क काम आता है। वो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम पास कर लेती है और अपना अगला गोल पूरा करने के लिए वो एक नई जगह जाती है। दूसरी तरफ योंगजिन और जैजून के बीच एक सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा होता है जिसे वो दुनिया से छिपा कर रखना चाहते थे। जैजून सोचता था शायद एक दिन हम दोनों हमेशा के लिए एक साथ होंगे, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है। योंगजिन अचानक एक रिच बिजनेसमैन दो यंग से शादी कर लेती है। वेडिंग हॉल में जब जैजून उसे वेडिंग ड्रेस में इतना खुश देखता है तो उसका गुस्सा और जेलसी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगते हैं। और उसी टाइम वहाँ एक और अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आती है, डोंग ही। वो पूरी तरह काम फेस के साथ योंगजिन के पास जाती है और कहती है, हैप्पी वेडिंग, आई होप तुम हमेशा खुश रहो। लेकिन डोंग ही की आंखों में कुछ ऐसा था जो कह रहा था ये स्टोरी यहीं खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि लाइफ की रियल स्टोरी सिर्फ एक वेडिंग पर खत्म नहीं होती। और फिर धीरे धीरे 10 साल बीत जाते हैं। बुलिंग गैंग के सभी मेंबर्स अपने स्कूल टाइम के ड्रीम्स तक पहुंच चुके हैं। सारा अब एक फेमस पेंटर बन चुकी है। जैजून को अपनी फैमिली का गोल्फ कोर्स मिल गया है और वो अब एक रिच बिजनेसमैन की लाइफ जी रहा है। हे जुंग एक फ्लाइट अटेंडेंट बन गई है और वो किसी रिच फैमिली में शादी करके और आगे बढ़ने का चांस ढूंढती रहती है। योंगजिन अब एक वेदर एडिटर बन चुकी है। लेकिन आयरनी ये है, मुझे तो ठीक से स्क्रिप्ट लिखना भी नहीं आता। फिर भी वो ऑफिस में नए एम्प्लॉइज को नीचा दिखाने में कभी पीछे नहीं रहती। और वो लड़का जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था वो अभी भी जैजून के साथ रहता है, लेकिन उसकी लाइफ काफी मिजरेबल हो चुकी है। दूसरी तरफ डोंग ही की लाइफ भी बिल्कुल ईजी नहीं थी। अपना गुजारा करने के लिए और अपने रिवेंज प्लान को जिंदा रखने के लिए अपनी यूनिवर्सिटी स्टडीज के साथ साथ वो अलग अलग जगहों पर ट्यूशंस भी देती है। एक दिन वो एक मेल स्टूडेंट को पढ़ाने उसके घर जाती है, लेकिन वो लड़का एक इम्पोलाइट स्माइल के साथ कहता है, अगर तुम मुझे अपनी बॉडी दिखाओ तो मैं एग्जाम में टॉप स्कोर लाऊंगा। फिर वो हंसते हुए कहता है, एनीवे, अगर मेरी रैंकिंग इंप्रूव होती है तो तुम्हें ही पैसे मिलेंगे। इतनी डिस्गस्टिंग बात सुनने के बाद भी डोंग ही का फेस पूरी तरह काम रहता है, क्योंकि उसने जो दर्द और ह्यूमिलिएशन पहले ही सहा था उसके सामने ये सब बहुत छोटा लगता है। डोंग ही कामली अपना फोन निकालती और कहती है, क्या तुम्हारी मॉम को पता है मैंने अभी तक की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली हैं? फिर वो सीधे कहती है, अगर तुम चाहो तो मुझे पैसे देकर इस मैटर को यहीं खत्म कर सकते हो। लड़का तुरंत पैनिक में कहता है, तुम एक टीचर बनना चाहती हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। डोंग ही एक कोल्ड और डायरेक्ट टोन में रिप्लाई करती है, रियली? अगर मैं टीचर नहीं बन पाई तो तुम्हारे एग्जाम के लिए गुड लक। ये कहकर डोंग ही पीछे मुड़कर देखे बिना वहां से चली जाती है। लेकिन घर लौटते टाइम अचानक डोंग ही की हेल्थ खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर रोड पर गिर जाती है। जब उसकी आंखें दोबारा खुलती हैं वो खुद को हॉस्पिटल बेड पर पाती है। उसी वार्ड में एक और पेशेंट एडमिट होता है, डायरेक्टर का सन यो जोंग। जब उन दोनों की नजरें मिलती हैं यो जोंग तुरंत डोंग ही में इंटरेस्ट लेने लगता है और शायद यहीं से डोंग ही की लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था। थोड़ी देर बाद जब यो जोंग उसे आईवी नीडल निकालने में हेल्प करता है तो अचानक उसकी नजर डोंग ही के हाथ के पुराने जलने के निशानों पर पड़ती है। ये देखकर डोंग ही तुरंत पैनिक हो जाती है। वो जल्दी से अपनी स्लीव नीचे खींचती है, अपना बैग उठाती है और बिना कुछ कहे हॉस्पिटल से चली जाती है। कुछ टाइम बाद डॉक्टर उसका हेल्थ सर्टिफिकेट लेकर वापस आता है, लेकिन तब तक डोंग ही वहां से जा चुकी होती है। क्यूरियोसिटी में यो जोंग वो सर्टिफिकेट उठाता है और उसे देखता है। तब उसे पता चलता है डोंग ही सीवियर एनीमिया से सफर कर रही है। वो सोचता है उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट और चेकअप की जरूरत है। इसी रीजन से सर्टिफिकेट पर लिखे एड्रेस की हेल्प से यो जोंग उसके कॉलेज पहुंचता है। वहां दूर से वो डोंग ही को एक स्माइल के साथ अपनी तरफ आते हुए देखता है। एक पल के लिए यो जोंग को फील होता है शायद डोंग ही मुझसे मिलने आ रही है,
वो खुशी में तुरंत उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन अगले ही पल डोंग ही उसके पास से गुजर जाती है और एक मेल स्टूडेंट को सीनियर कहकर ग्रीट करती है और उससे बात करने लगती है। दोनों हंसते हुए बात करते रहते हैं। तब यो जोंग को रियलाइज होता है वो सब सिर्फ मेरा इल्यूजन था। थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील करते हुए वो चुपचाप वहां से लौट आता है। दूसरी तरफ योंग जिन की मैरिड लाइफ बाहर से परफेक्टली फाइन लग रही थी। वो अपने रिच हस्बैंड दो योंग के साथ एक लग्जूरियस लाइफ जी रही थी और उनकी एक प्यारी डॉटर भी थी, ये सोल। एक दिन कैजुअली बात करते हुए दो योंग जिन से कहता है, बाय द वे हे जोंग आजकल लोगों को तुम्हारे हाई स्कूल डेज की बहुत सी स्टोरी सुना रही है। ये सुनकर योंग जिन के फेस का रंग उड़ जाता है। वो तुरंत पैनिक में पूछती है, क्या उसने मेरे बारे में भी कुछ बताया? अचानक वही पुरानी बुलिंग की बातें उसके माइंड में घूमने लगती हैं। लेकिन डो योंग काम रहते हुए कहता है, नहीं वो सिर्फ तुम्हारी अचीवमेंट्स के बारे में बता रही थी। ये सुनकर योंग जिन राहत की सांस लेती है। फिर भी कोई रिस्क लेने के बजाय वो तुरंत सारा और हे जंग को मिलने के लिए बुलाती है। दूसरी तरफ हे जंग की लाइफ उतनी ग्लैमरस नहीं थी जितना वो दिखाने की ट्राई करती थी। उसके पेरेंट्स एक छोटी सी लॉन्ड्री शॉप चलाते थे और पूरी फैमिली वहीं से अपना गुजारा करती थी। हे जंग की एक अजीब हैबिट भी थी। जब भी कोई कस्टमर धोने के लिए कोई एक्सपेंसिव ड्रेस या कोट देता तो वो चुपके से उसे पहनकर ट्राई करती थी। इस बार भी वो एक एक्सपेंसिव ड्रेस पहनकर आई थी जो क्लियरली उसे प्रॉपरली फिट भी नहीं हो रही थी। सारा उसे देखकर थोड़ा इरिटेट होते हुए कहती है, थोड़ी सेंसिबल बनो। अगर उस टाइम डोंग हे वहां नहीं होती तो बोलिंग का अगला टारगेट तुम होती और वो जलने के निशान भी तुम्हारे होते। उसके बाद योंग जिन भी हे जंग के पास आती है और उसे सॉफ्टली वॉर्न करती है, फ्रेंड्स के साथ मिलना ठीक है लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो कभी बाहर नहीं जानी चाहिए, स्पेशली हमारे हाई स्कूल डेज। योंग जिन ने सोचा हेजुंग शायद डर या गिल्ट की वजह से रोने लगेगी, लेकिन हेजुंग ने एक कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन दिया। उसने सीधे अपना फोन निकाला और तुरंत सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर दी। उस पोस्ट में उसने सारा और योंग जिन के साथ अपनी फोटो अपलोड की और कैप्शन में दिखाने लगी, देखो हम कितने क्लोज फ्रेंड्स हैं, जैसे कि वो दुनिया को प्रूव करना चाहती हो कि उनके बीच सब कुछ परफेक्टली नॉर्मल है। दूसरी तरफ ह्योंग नाम डोंग ही के सामने खड़ी थी। वो उसे देखती है और कहती है, मैं तुम्हें सपोर्ट करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे रिवेंज प्लान का हिस्सा बनना चाहती हूँ, लेकिन उसने एक कंडीशन भी रखी। ह्योंग नाम सॉफ्टली डोंग ही से पूछती है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी लेकिन क्या तुम भी मेरी एक काम में हेल्प करोगी? डोंग हे थोड़ा सरप्राइज होकर पूछती है, किस काम में? तब ह्योंग नाम सीधे वर्ड्स में रिप्लाई करती है, मैं अपने हस्बैंड को खत्म करना चाहती हूँ। ये सुनकर डोंग ही एक पल के लिए शॉक हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि कोई भी औरत इतनी एक्सट्रीम बात क्यों कहेगी, लेकिन धीरे धीरे सच सामने आने लगता है। पता चलता है ह्योंग नाम सालों से डोमेस्टिक अब्यूज की विक्टिम रही है। उसकी बॉडी पर अक्सर मारपीट के निशान होते थे और उसका हस्बैंड सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसकी छोटी डॉटर को भी टॉर्चर करता था। मॉम और डॉटर दोनों के लिए लाइफ हेल जैसी बन रही थी। जब डोंग ही उनकी कंडीशन देखती है तो उसका दिल पिघल जाता है और तब वो डिसाइड करती है, मैं ह्योंग नाम की हेल्प करूंगी। डोंग ही उसे कुछ फोटोज और डॉक्यूमेंट्स देती है। मैंने पिछले कुछ टाइम से इन्हें सीक्रेटली कलेक्ट किया है। फिर वो कहती है, तुम बस योंग जिन और जेजुन पर नजर रखो। और ठीक इसी पल डोंग ही का रिवेंज ग्रुप ऑफिशियली बन जाता है। अब वो अकेली नहीं थी। ह्योंग नाम हर दिन चुपचाप योंग जिन और उसके ग्रुप को फॉलो करना स्टार्ट कर देती है। एक दिन उसे एक इंटरेस्टिंग बात पता चलती है। वो देखती है योंग जिन अपनी डॉटर ये सॉल को एक आई हॉस्पिटल ले जा रही है। ये देखकर डोंग ही को अचानक पुराने स्कूल डेज याद आ जाते हैं। उस टाइम एक लड़के ने जयजुन का मजाक उड़ाया था क्योंकि जयजुन कलर ब्लाइंड था। उस मजाक के बाद जयजुन इतना गुस्सा हो गया था कि उसने उस लड़के को बहुत बुरी तरह पीटा था। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई थी कि वो लड़का लगभग मरने वाला था। अगर म्योंग ओ बीच में नहीं आता तो शायद वहां एक मर्डर हो जाता। दूसरी तरफ दो यंग भी अपनी लाइफ में बिजी था। वो अक्सर गो क्लब जाया करता था ताकि वो अपने गेम और स्किल्स को इम्प्रूव कर सके। एक दिन जब वो वहां गो खेल रहा होता है तब उसका अटेंशन पास से आ रही एक आवाज पर जाता है। वो देखता है एक औरत गो खेल रही है। सिर्फ उसकी स्किल्स ही नहीं बल्कि उसका कॉन्फिडेंस और प्लेइंग स्टाइल भी काफी इंप्रेसिव था। क्यूरियस होकर दो यंग जाता है और भीड़ के पास खड़ा हो जाता है और तब उसे पता चलता है वो प्लेयर डोंग हे है। डोंग हे अपने ओपोनेंट से काम टोन में कहती है, अब तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर तुम अभी सरेंडर नहीं करते तो तुम 10 टेरिटरीज हार जाओगे। ओपोनेंट बोर्ड को केयरफुली देखता है और तब डोंग ही की स्ट्रैटेजी समझ में आ जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ ही मूव्स में डोंग ही मैच जीत जाती है। उसकी गो स्किल्स और कैलकुलेशन को देखकर दो यंग का इंटरेस्ट उसमें बढ़ने लगता है। घर लौटने के बाद भी दो यंग उसी मैच के बारे में सोचता रहता है। वो डोंग ही के मूव्स को बोर्ड पे रिक्रिएट करता है और एक अजीब बात नोटिस करता है। डोंग ही शुरुआत से ही मैच जीत सकती थी, लेकिन उसने इंटेंशनली गेम को लंबा खींचा।
ये बात दो यंग को काफी मिस्टीरियस लगती है। तभी योंग जिन उसे ख्यालों में इतना खोया हुआ देखकर पूछती है वो कौन था। दो यंग कैजुअली रिप्लाई करता है वो गो क्लब में बस एक प्लेयर था। फिर वो योंग जिन को देखता है और पूछता है क्या तुम ठीक हो। योंग जिन थोड़ी थकी हुई वॉइस में कहती है मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी फिर ऑफिस जाऊंगी। फिर वो थोड़ा टॉन्ट करते हुए कहती है मुझे समझ नहीं आता तुम्हें गो इतना पसंद क्यों है। दो यंग एक लाइट स्माइल के साथ कहता है बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हें स्मोकिंग पसंद है, ये जानते हुए भी कि ये हेल्थ के लिए अच्छा ना नहीं है। योंग जिन तुरंत रिप्लाई करती है तुम्हें सिगरेट्स बिल्कुल पसंद नहीं थी तो फिर तुमने एक स्मोकर से शादी क्यों की। दो यंग बिना सोचे कहता है क्योंकि तुम सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं हो, तुम्हारी पर्सनालिटी भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये सुनकर योंग जिन के फेस पर एक सेटिस्फेक्शन आ जाता है। दूसरी तरफ दोंग ही गो क्लब से निकलती है और अपनी रूटीन लाइफ में वापस लौट आती है। आज वो ट्रेन से ह्योन नाम की डॉटर को पढ़ाने जा रही है, लेकिन ट्रेन में यो जोंग से एक अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर होता है। यो जोंग उसे देखकर एक पल के लिए कंफ्यूज हो जाता है। उसे फील होता है शायद मैंने किसी और को देखा है। फिर वो पूछता है क्या तुमने एग्जाम दिया। दोंग ही डायरेक्टली रिप्लाई करती है हाँ। ये सुनकर यो जोंग स्माइल करता है और कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस। दोंग ही भी पोलाइटली कहती है थैंक यू। इतने लंबे टाइम बाद मिलने पर भी दोनों कुछ देर तक कैजुअली बात करते रहते हैं। बात करते हुए दोंग ही को पता चलता है यो जोंग पिछले कुछ सालों से मिलिट्री सर्विस कर रहा था। जब दोनों अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं तब यो जोंग अपना बिजनेस कार्ड दोंग ही को देता है। वो कहता है अगर कभी जरूरत हो तो मुझे कांटेक्ट करना। घर पहुंचकर दोंग ही अपना मेल चेक कर रही होती है। तभी उसकी लैंडलेडी उसे देखती है और पूछती है तुमने ये रूम रेंट पर इतनी जल्दी ले लिया था तो फिर इसे इतने महीनों तक खाली क्यों छोड़ा। दोंग ही एक सिंपल आंसर देती है मुझे अभी तक स्कूल टीचर की जॉब नहीं मिली है इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ। उसके हाथ में जो एनवेलप था वो एक्चुअली ह्योन नाम का एक मैसेज था। उसने दोंग ही को मिलने के लिए बुलाया था। ह्योन नाम सीक्रेटली योंग जिन और उसके ग्रुप पर नजर रख रही थी और एक दिन उसे एक बहुत बड़ा सीक्रेट मिलता है। उसे पता चलता है स्कूल बोर्ड का चेयरमैन अपने ड्राइवर के साथ एक सीक्रेट रिलेशनशिप में है। प्रूफ के तौर पर ह्योन नाम उनकी सस्पिशियस कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड भी कर लेती है। बाद में वो उस ऑडियो को एडिट करती है और उसे क्लियर बनाती है। जब दोंग ही ये सब सुनती है तब उसे अचानक एक पुरानी बात याद आती है। कुछ टाइम पहले उसे एक ट्रैश कैन में एक मेडिसिन बॉक्स और एक फटा हुआ विल डॉक्यूमेंट मिला था। अब सारे पीसेस धीरे धीरे कनेक्ट होने लगते हैं। दोंग ही तुरंत समझ जाती है चेयरमैन अपनी प्रॉपर्टी सीक्रेटली ड्राइवर के साथ शेयर करना चाहता है और ये सीक्रेट उसके लिए एक परफेक्ट वेपन बन सकता है। थोड़ी देर बाद दोंग ही डायरेक्टली चेयरमैन से मिलने पहुंचती है। वो पूरी तरह काम टोन में कहती है सर अगर ये मैटर बाहर गया तो शायद आपकी रेपुटेशन को बहुत डैमेज हो सकता है। चेयरमैन तुरंत समझ जाता है दोंग ही इनडायरेक्टली मुझे ब्लैकमेल कर रही है और दोंग ही एक डायरेक्ट डिमांड रखती है बस एक काम कीजिए मुझे सेयोंग सिटी एलिमेंट्री स्कूल में टीचर बना दीजिए। फाइनली चेयरमैन हेल्पलेस हो जाता है और इस तरह दोंग ही ऑफिशियली एक टीचर बन जाती है और सिर्फ एक टीचर नहीं योंग जिन की डॉटर यही सोल की होम रूम टीचर। मीनवाइल एक और इवेंट चल रहा होता है। आज योंग जिन अपने पुराने स्कूल वापस आई है क्योंकि उसे एक्सीलेंट स्टूडेंट अवार्ड दिया जा रहा था। हर कोई उसकी सक्सेस सेलिब्रेट कर रहा है। तभी भीड़ में से दोंग ही धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगती है। सब लोग उसका नाम बहुत पहले भूल चुके थे, लेकिन जिन लोगों ने कभी उसकी लाइफ हेल बनाई थी आज वही लोग सक्सेसफुल और रेस्पेक्टेबल इंडिविजुअल्स बनकर खड़े थे और दोंग ही उन सबको एक काम गेज से देख रही थी। दोंग ही को अंदर से ये बहुत अनफेयर फील हो रहा था। जब योंग जिन स्टेज पर अवार्ड लेने आगे बढ़ती है तब अचानक हॉल में जोर से तालियों की आवाज गूंजती है। दोंग ही खड़ी होती है और जोर से ताली बजाते हुए चिल्लाती है वाओ योंग जिन क्या बात है, तुम ट्रूली अमेजिंग हो। उसकी वॉइस इतनी क्लियरली सरकास्टिक थी कि वहां खड़े सभी लोग तुरंत उसकी तरफ देखने लगते हैं। बुलिंग गैंग के मेंबर्स भी शॉक में उसे घूरने लगते हैं। सेरेमनी खत्म होते ही योंग जिन गुस्से में सीधे दोंग ही के पास आती है और बिना कुछ सोचे उसे जोर से थप्पड़ मारती है। फिर वो गुस्से में पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारा इंटेंशन क्या है। दोंग ही पूरी तरह काम रहती है। वो सॉफ्टली कहती है मुझे अभी भी याद है तुम्हारा हाई स्कूल ड्रीम क्या था, एक प्रेस्टिजियस जॉब पाना और एक टैलेंटेड मैन से शादी करना। फिर वो एक स्लाइट स्माइल के साथ कहती है लगता है तुमने दोनों चीजें अचीव कर ली हैं। दोंग ही सबको देखती है और कहती है बाय द वे तुम्हारी फ्रेंडशिप भी अमेजिंग है, हाई स्कूल से लेकर आज तक। जयजुन हंसते हुए कहता है तुम्हारी लाइफ हाई स्कूल में काफी बोरिंग थी, लेकिन लगता है तुम्हारी लाइफ अब थोड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। दोंग ही भी एक सरकास्टिक टोन में रिप्लाई करती है हाँ अब लाइफ काफी इंटरेस्टिंग हो गई है। फिर वो सीधे योंग जिन की आंखों में देखती है और कहती है मैं तुम सब पर नजर रखूंगी। और फिर वो जयजुन की तरफ मुड़ती है और कहती है बाय द वे शायद तुम्हें पता भी नहीं होगा कि एक इंटरेस्टिंग लाइफ एक्चुअली क्या होती है। इतना कहकर दोंग ही वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ बुलिंग गैंग वहीं खड़ा रह जाता है गुस्से और कंफ्यूजन के बीच। उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। रीयूनियन के बाद योंग जिन तुरंत किसी को दोंग ही के बारे में इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर देती है, लेकिन उसे ये भी नहीं पता जिस इंसान
इंसान को मैंने इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा है वो पहले से ही डोंग ही की साइड से काम कर रहा है। मीनवाइल योंग जिन की डॉटर ये सोल का कॉल आता है। वो एक्साइटमेंट में कहती है, मॉम, हमारी पुरानी होमरूम टीचर ने जॉब छोड़ दी है, अब एक नई टीचर आई है, वो बहुत काइंड है और लगता है वो आपकी फ्रेंड भी है। योंग जिन थोड़ी कंफ्यूज होकर पूछती है, कौन सी टीचर? यही सोल तुरंत रिप्लाई करती है, उनका नाम डोंग हे है। ये नाम सुनकर योंग जिन का फेस पूरी तरह पीला पड़ जाता है। तुरंत उसके माइंड में डर बैठ जाता है, कहीं डोंग ही अपना गुस्सा मेरी डॉटर पर ना निकाल दे। वो पैनिक हो जाती है और तुरंत स्कूल पहुंचती है। स्कूल में डोंग ही से मिलने पर वो गुस्से में कहती है, लगता है मैं तुम्हारे जाल में फंस गई हूँ। फिर वो टॉन्ट करते हुए कहती है, मुझे लगा था तुम्हारी लाइफ रुइन हो जाएगी, तुम एक भिखारी की तरह लाइफ जियोगी और किसी दूसरे भिखारी से शादी करके एक लो क्लास लाइफ में खत्म हो जाओगी। डोंग ही काम वॉइस में रिप्लाई करती है, ये सच है, मेरा रास्ता बहुत डिफिकल्ट था। फिर वो सीधे योंग जिन की आंखों में देखती है और कहती है, लेकिन अगर बुरे लोगों को पनिशमेंट भी ना मिले तो मैं इतनी जल्दी कैसे मर सकती थी? स्कूल में डोंग ही से मिलने के बाद भी योंग जिन बाहर से पूरी तरह काम एक्ट करती है, जैसे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से वो क्लियरली टेंशन में है। तभी क्लास ग्रुप में एक मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है, उनके हाई स्कूल होमरूम टीचर की डेथ हो गई है। ये देखकर योंग जिन का माइंड तुरंत डोंग ही की तरफ जाता है, क्योंकि डोंग ही का रिएक्शन इतना काम था कि योंग जिन तुरंत समझ जाती है, शायद ये भी डोंग ही के रिवेंज प्लान का एक हिस्सा हो सकता है। ये कुछ दिन पहले की बात है। डोंग ही फ्रेश फ्लावर्स का एक बुके लिए हुए अपने पुराने होमरूम टीचर के घर पहुंचती है। डोर खुलता है। टीचर उसे देखकर थोड़ा सरप्राइज होते हुए पूछता है, हाँ, तुम कौन हो? डोंग ही हल्की स्माइल करती है और पोलाइटली कहती है, सर, मैं आपकी एक पुरानी स्टूडेंट हूँ। फिर वो सॉफ्टली अपना नाम बताती है, डोंग ही। टीचर का फेस थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो दोबारा पूछता है, कौन सी डोंग ही? तब डोंग ही उसे याद दिलाती है, वो लड़की जिसने 2004 में विड्रॉल एप्लीकेशन दी थी, वही डोंग ही। ये नाम सुनकर टीचर का फेस अचानक सुन्न पड़ जाता है। उसे तुरंत सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं। मीनवाइल वहाँ एक और लड़का आता है। वो डोंग ही का कॉलेज सीनियर है और तब पता चलता है वो एक्चुअली होमरूम टीचर का सन है। डोंग ही सरप्राइज होने का ड्रामा करती है, लेकिन रियलिटी में उसे ये सब पहले से पता था। इसी रीजन से उसने इंटेंशनली उस सीनियर को अप्रोच किया था। डोंग ही कैजुअली उसे बताती है, अब मैं खुद भी एक स्कूल टीचर बन रही हूँ। ये सुनकर टीचर और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। उसके माइंड में वही पुराना इंसिडेंट घूमने लगता है जब उसने गुस्से में डोंग ही को मारा था। टीचर को फील होने लगता है डोंग ही यहाँ रिवेंज लेने आई है, लेकिन डोंग ही बस एक काम स्माइल के साथ उसके हाथ में बुके दे देती है। तभी उसका सन जल्दी से कहता है, फ्लावर्स मुझे दे दो, डैड को एज़मा है और उन्हें पोलन से प्रॉब्लम है, स्पेशली ट्रम्पेट लिली से। डोंग ही बस चुपचाप वहाँ खड़ी रहती है। वो जानती है इस सीनियर ने रिसेंटली सिविल सर्विस एग्जाम पास किया है और अब सिर्फ उसका फाइनल इंटरव्यू बाकी है। टीचर को अचानक डर लगने लगता है। उसे फील होता है डोंग ही मेरे सन का फ्यूचर रूइन करने का प्लान बना रही है। इसी टेंशन और गुस्से में वो डोंग ही पर चिल्लाने लगता है और उसे डांटने लगता है, लेकिन इस बार डोंग ही साइलेंट नहीं रहने वाली थी। वो सीधा सच बता देती है। वो बताती है, स्कूल में मुझे ब्रूटली बुली किया गया था और टीचर्स ने कभी मेरी कंप्लेन को सीरियसली नहीं लिया। ये सब सुनकर टीचर का सन शॉक में चला जाता है। उसने सिविल सर्विस एग्जाम के लिए सालों हार्ड वर्क किया था और वो नहीं चाहता था मेरे डैड के पास्ट की वजह से मेरा फ्यूचर रन हो जाए। इसलिए वो एक फेक पॉलन एलर्जी इंसिडेंट क्रिएट करता है और थोड़ी देर बाद टीचर की डेथ हो जाती है। आयरनी ये थी, उसकी डेथ खुद उसके अपने सन के हाथों हुई। जब योंगजिन ये पूरी बात समझती है तब उसके फेस पर क्लियर डर दिखाई देने लगता है। अब उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि डोंग ही का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। डोंग ही उसे कोल्ड और डायरेक्ट टोन में वार्निंग देती है, अपनी डॉटर ये सॉल को किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने की सोचना भी मत, ना ही उसकी होमरूम टीचर चेंज करने की ट्राई करना। फिर वो उसकी आंखों में देखती है और कहती है, जो भी हो रहा है ये सब तुम्हारे अपने एक्शंस का रिजल्ट है। डोंग ही के जाने के बाद योंगजिन सब कुछ याद करते हुए पैनिक में आ जाती है। वो गुस्से और डर में ऑलमोस्ट पागल हो जाती है। लेकिन सबसे बुरी बात यह थी, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि डोंग ही का रिवेंज प्लान अब धीरे धीरे अपनी रियल फॉर्म में आ रहा था। दूसरी तरफ डोंग ही ने भी अपने रिवेंज की स्पीड बढ़ा दी। सबसे पहले वो उस नर्स से मिलने गई जिसने हाई स्कूल के दौरान उसकी हेल्प की थी। नर्स उसे देखकर थोड़ी इमोशनल हो जाती है। फिर वो डोंग ही को एक पुरानी बात बताती है, तुमसे पहले भी एक लड़की थी जिसे योंगजिन के ग्रुप ने बहुत टॉर्चर किया था। ये सुनकर डोंग ही कुछ पलों के लिए साइलेंट रहती है। उस टाइम वो छोटी थी और किसी की हेल्प नहीं कर सकती थी, लेकिन अब डोंग ही 36 ईयर्स की हो चुकी थी और अब वो अपना रिवेंज लेने के लिए फुली रेडी थी। नर्स उसकी आंखों में देखते हुए बस एक बात कहती है, चाहे तुम 18 साल की डोंग ही हो या 36 साल की, लेकिन इस बार तुम्हें जरूर जीतना है। ये सुनकर डोंग ही की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि शायद वो उसकी लाइफ में अकेली पर्सन थी जो ट्रूली उसे सपोर्ट कर रही थी। उसके बाद डोंग ही सीधे म्योंगो से मिलने पहुंचती है।
उसे सारा के ड्रग यूज की कंप्लीट लिस्ट मिल रही थी और साथ ही हेजंग की इन्फॉर्मेशन भी मिल गई थी, कैसे वो किसी रिच फैमिली में शादी करके अपनी लाइफ सेटल करना चाहती थी। फिर दोंग ही मियोंग हो को एक छोटा सा पेपर देती है, इस एड्रेस पर जाओ, वहां तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। मियोंग हो पैसों के बारे में सुनकर इंटरेस्ट लेने लगता है। वो तुरंत उस एड्रेस वाले हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन वहां उसे जो पता चलता है वो काफी शॉकिंग होता है। ये वही जगह थी जहां उस बुलीड लड़की सोही की डेड बॉडी इतने सालों से रखी हुई थी। उसकी फैमिली को पूरा यकीन था उसकी डेथ नॉर्मल नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसका क्रिमेशन भी नहीं करवाया था। दोंग ही का प्लान बाहर से कुछ और लग रहा था। वो मियोंगो से कह रही थी, जाओ मर्डर से पैसे मांगो, तुम रिच बन जाओगे। लेकिन रियलिटी में डोंग ही चाहती थी मियोंगो खुद इस गेम में फंस जाए और मारा जाए। बेचारे मियोंगो को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। सच जानने के लिए वो फिर से डोंग ही के पास आता है। वो थोड़ा सोचता है और कहता है, देखो मर्डरर हम दोनों में से कोई नहीं है, मीनिंग ये उन 4 बुलीज में से ही कोई एक होगा। फिर वो गैस करता है शायद सारा ने किया हो क्योंकि वो ड्रग्स लेती है, या योंगजिन वो सबसे क्रूअल है। मियोंगो दोंग ही को फिर से देखता है और कहता है, हम दोनों सेम साइड पर हैं, तो मुझे बताओ उन 4 में से सोही को किसने मारा। दोंग ही थोड़ी देर रुकती है और कहती है, मर्डरर उन्हीं में से एक है। लेकिन मियोंगो का प्लान भी इतना सिंपल नहीं था। उसने भी सीक्रेटली अब्रॉड जाने का एक 1 वे टिकट खरीद लिया था। फिर उसने सभी बुलीज को एक एक करके प्राइवेट मीटिंग के लिए बुलाया। उनमें से एक कॉल योंगजिन के हस्बैंड डो यंग को भी गया था, लेकिन उसके बाद अचानक मियोंगो से कोई कांटेक्ट नहीं कर पाया। दूसरी तरफ एक और टेंशन चल रही थी। जब से डोंग ही योंगजिन की डॉटर यही सोल की होमरूम टीचर बनी है, तब से योंगजिन हर दिन डर में जी रही है। उसे फील होता था कहीं डोंग ही मेरी डॉटर के साथ भी वही टॉर्चर ना करे जो योंगजिन ने कभी डोंग ही के साथ किया था, कर्लिंग आयरन से। यही सोल अपनी मॉम के अजीब बिहेवियर से काफी कंफ्यूज हो जाती है। वो सीधे पूछती है, मॉम कोई किसी की बॉडी पर गर्म चीज क्यों लगाता है, क्या ये बहुत क्रूअल नहीं है। ये सुनकर योंगजिन का फेस पूरी तरह सीरियस हो जाता है। अपनी डॉटर की सेफ्टी के लिए वो तुरंत स्कूल प्रिंसिपल से मिलने जाती है। प्रिंसिपल से बात करते हुए उसे पता चलता है डोंग ही को टीचर बनाने के पीछे स्कूल बोर्ड चेयरमैन का हाथ है और डोंग ही का बैकग्राउंड भी परफेक्टली क्लीन है। योंगजिन प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर आती है और सीधे येसोल की क्लास की तरफ जाती है, लेकिन जैसे ही वो क्लास के अंदर झांकती है उसकी नजर एक सीन पर पड़ती है। डोंग हे बहुत चुपचाप ये सोल के पीछे खड़ी थी और उसके फेस पर एक हल्की स्माइल थी, जैसे वो इंटेंशनली योंगजिन को प्रोवोक कर रही हो। क्लास के अंदर दोंग ही इंटेंशनली एक डेंजरस मूव लेती है। वो हाथ में सिजर्स लेकर ठीक ये सोल के पीछे खड़ी होती है। डोर के बाहर खड़े होकर जब योंगजिन ये सीन देखती है तो उसका दिल सच में तेजी से धड़कने लगता है। उसे फील होता है कहीं डोंग ही मेरी डॉटर को हर्ट ना कर दे। इसी डर की वजह से योंगजिन डिसाइड करती है मैं पैसे देकर पास के मैटर को खत्म कर दूंगी। वो डोंग ही के पास जाती है और सीधे कहती है, बस अमाउंट लिख दो, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए, उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी लाइफ से गायब हो जाओ, मैं तुम्हारी हर कंडीशन मान लूंगी। दोंग ही थोड़ा काम होकर उसे देखती है और पूछती है, क्या तुम्हें सच में अपने किए का कोई गिल्ट नहीं है। योंगजिन तुरंत रिप्लाई करती है, क्या तुम ये सब पैसों के लिए नहीं कर रही हो। फिर वो थोड़ी सार्कास्टिक टोन में कहती है, हम दोनों ऑलमोस्ट 40 के हैं, थोड़ी रियलिस्टिक बनो, पास्ट को पास में ही रहने दो, अब तुम्हें और क्या चाहिए। ये सुनकर डोंग ही समझ जाती है योंगजिन को अपने किए का थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं है, इसलिए डोंग ही उससे सीधे कहती है, मैं तुम्हें माफ करने नहीं आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि लॉ तुम्हें पनिशमेंट दे। फिर डोंग ही एक और बॉम्ब गिराती है। वो कामली कहती है, बाय द वे तुम्हारी डॉटर ये सोल रेड और ब्लू कलर्स में डिफरेंस नहीं कर सकती ना। ये सुनकर योंगजिन का फेस पूरी तरह सुन पड़ जाता है, क्योंकि ये उसका सालों पुराना सीक्रेट था जो किसी को नहीं पता था। डोंग ही फिर से उसकी आंखों में देखती है और सॉफ्टली कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम लाइफ से नफरत करने लगो, हर दिन से नफरत करो, हर सांस से नफरत करो। अब योंगजिन समझ जाती है पैसे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, इसलिए वो अपने हस्बैंड डो यंग को कन्विंस करने की ट्राई करने लगती है। चलो ये सोल को पढ़ने के लिए अब्रॉड भेज देते हैं। डो यंग उसकी बातें सुनकर कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है, अचानक इतना बड़ा डिसीजन, कम से कम पहले मुझे एक प्रॉपर रीजन तो बताओ। लेकिन योंगजिन सच नहीं बता सकती थी, इसलिए वो बस कोई एक्सक्यूज बनाकर बात खत्म कर देती है। दूसरी तरफ डो यंग के माइंड में एक और बात चल रही थी। जब से उसने डोंग ही को चेस खेलते हुए देखा था, तब से वो लगभग रोज क्लब आने लगा था, सिर्फ ये देखने के लिए कि शायद आज उसकी डोंग ही से मुलाकात हो जाए। लेकिन ऑलवेज की तरह वो निराश लौटता था। इस बार भी वो बस जाने ही वाला होता है, तभी अचानक उसकी नजर डोंग ही पर पड़ती है। आज फाइनली उसकी विश पूरी हो जाती है। दोनों एक दूसरे के सामने बैठते हैं और चेस खेलना स्टार्ट करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ये सब डोंग ही के प्लान का हिस्सा था। गेम के दौरान डो यंग क्यूरियस होकर उससे पूछता है, तुम एक्चुअली करती क्या हो। डोंग ही पूरी तरह स्ट्रेट फेस के साथ रिप्लाई करती है, मेरा जॉब इनोसेंट मैन को धोखा देना और उन्हें रुलाना है। ये आंसर सुनकर डो यंग हंसने लगता है। फिर वो मजाक में पूछता है, ओ तो तुम बहुत पैसे कमा रही होगी। डोंग कैजुअली कहती है, ज्यादा नहीं, क्योंकि मैं दिल से एक अच्छी पर्सन हूँ। उसके अजीब आंसर सुनकर डो यंग और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाता है। थोड़ी देर बाद डोंग ही गेम जीत जाती है और जाने के लिए उठती है। तब डो यंग कहता है, क्या हम एक और गेम खेलें। और इस तरह बिना समझे वो डोंग ही के जाल में और गहरा फंसता जाता है। गेम के बाद डोंग ही डिनर करने एक कन्वीनियंस स्टोर में जाती है।
थोड़ी देर बाद दो-यंग भी वहां पहुंच जाता है और फिर कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। वो डोंग ही से इतने सारे क्वेश्चंस पूछने लगता है कि फाइनली डोंग ही को कहना पड़ता है, क्या तुम हमेशा इतना बोलते हो? दो-यंग स्माइल के साथ कहता है, नॉर्मली मैं बहुत शांत रहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता आज मुझे क्या हो गया है। जाते टाइम वो अपना बिजनेस कार्ड डोंग ही को देता है और कहता है, आई होप हम फ्यूचर में फिर से चेस खेल सकेंगे। लेकिन डोंग हे पॉलिटली उस ऑफर को रिजेक्ट कर देती है, जिससे दो-यंग की क्यूरियोसिटी और भी बढ़ जाती है। लेकिन उन दोनों को नहीं पता था कि कोई और चुपचाप उनकी मीटिंग को फोटोज में कैप्चर कर रहा था। दूसरी तरफ एक और प्लान चल रहा था। ह्योनाम ने मौका पाकर चुपके से हेजंग का फोन स्वैप कर लिया। अब डोंग ही के पास हेजंग का फोन था, जिससे उसे बहुत सारी शॉकिंग इन्फॉर्मेशन मिलती है। उस फोन में हेजंग की कई अलग अलग आदमियों के साथ फोटोज थी और साथ ही एक और इम्पोर्टेंट बात पता चलती है, मैं जल्द ही शादी करने वाली हूँ। रियलिटी में हेजंग पुलिस के ग्रुप में सबसे लोअर स्टेटस वाली लड़की थी, इसलिए अपने लालच और स्टेटस को बढ़ाने के लिए वो सिर्फ एक रास्ता ढूंढ रही थी, किसी बहुत रिच आदमी से शादी। और जो आदमी उसके सामने था वो सिर्फ बहुत रिच ही नहीं था, बल्कि अपनी मॉम का सबसे पैम्पर्ड बेटा भी था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, उस आदमी की मॉम को हेजंग बिल्कुल पसंद नहीं थी। शादी फाइनल करने से पहले उस रिच आदमी की मॉम ने हेजंग का फुल बैकग्राउंड चेक करवाया था। सिर्फ यही नहीं, उसने हेजंग से यहाँ तक कहा, एक फिजिकल एग्जामिनेशन करवाओ। हेजंग समझ गई थी, अगर मुझे इस रिच फैमिली में शादी करनी है तो मुझे अपनी इमेज पूरी तरह परफेक्ट दिखानी होगी। इसलिए वो उस औरत के सामने बहुत ही नोबल और सिंपल लड़की होने का ड्रामा कर रही थी। तभी वो औरत किसी को देखकर कहती है, टीचर डोंग ही, आज आप और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं। ये सुनकर हेजंग शॉक हो जाती है। वो तुरंत पीछे मुड़ती है और डोंग ही उसके सामने खड़ी होती है। डोंग ही भी उसे देखकर सरप्राइज होने का ड्रामा करती है। हेजंग तुम? हेजंग तुरंत समझ जाती है कि डोंग ही यहाँ क्यों आई है। अगर डोंग ही ने सच बता दिया तो मेरा रिच फैमिली में शादी करने का ड्रीम वहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए हेजंग तुरंत अपने घुटनों पर बैठ जाती है और डोंग ही से भीख मांगने लगती है। प्लीज डोंग ही, मुझे माफ कर दो। हाई स्कूल में जो हुआ मैं वो नहीं करना चाहती थी। वो रोते हुए कहती है, उस टाइम हम इमेच्योर थे, बड़े होते हुए लोग मिस्टेक्स करते हैं। लेकिन डोंग ही उससे थोड़ी कोल्ड टोन में पूछती है, मिस्टेक या इंटेंशनली किया गया टास्क? ये कहते हुए डोंग हे अपने बैग से एक लाल गरम वुडन स्टिक निकालती है और उसके सामने लाती है। ये देखकर हेजंग डर के मारे पीछे हटने लगती है। वो गुस्से में चिल्लाती है, क्या तुम पागल हो गई हो? हेजंग पैनिक होते हुए कहती है, मैं पहले ही अपनी जॉब छोड़ चुकी हूँ, मेरी लाइफ रूइन मत करो। डोंग ही काम वॉइस में कहती है, जो डर तुम्हें अभी फील हो रहा है मैं उस डर के साथ हर दिन जीती हूँ। हेजंग फिर से रोते हुए कहती है, प्लीज मुझे एक बार माफ कर दो, मेरी फ्यूचर मदर इन लॉ को कुछ मत बताना। वो ऑलमोस्ट टूटते हुए कहती है, बस मेरी शादी होने दो, फिर मैं हमेशा के लिए तुम्हारी लाइफ से दूर चली जाऊंगी। फिर वो एक और बात बताती है, मैंने पहले ही अपनी जॉब छोड़ दी है, अगर ये शादी टूट गई तो मेरे पास इनकम का कोई सोर्स नहीं बचेगा। लेकिन डोंग हे का दिल थोड़ा सा भी नहीं पिघलता। फिर डोंग हे अपना फोन निकालती है और कहती है, बाय द वे तुम्हारा खोया हुआ फोन मेरे पास है। फिर वो थोड़ा स्माइल करते हुए कहती है, मैंने उसका मेन कंटेंट पहले ही पढ़ लिया है, अब हेजुंग के लिए सिर्फ एक ऑप्शन बचा था। डोंग हे कहती है, अब तुम्हें मेरी साइड आना होगा और मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी जो मैं चाहती हूँ। मीनवाइल डोंग हे सारा से भी मिलने पहुंचती है। सारा ड्रग्स यूज करती थी और डोंग हे ने इसी वीकनेस का उसके अगेंस्ट यूज किया। डोंग हे उसे एक बैग देती है और कहती है, आधे महीने के अंदर इस बैग को डॉलर बिल से भर दो। सारा गुस्से में पूछती है, क्या तुम मुझे थ्रेटन कर रही हो? डोंग हे उसकी आंखों में देखती है और कहती है, क्या तुम्हें कभी किसी ने थ्रेटन नहीं किया? आर्ग्यूमेंट के बीच डोंग हे अचानक सारा के बाल पकड़ती है और जोर से खींचती है, जिससे बालों का एक मोटा गुच्छा बाहर आ जाता है। फिर वो कोल्ड टोन में कहती है, रिलैक्स, मैंने तो अभी थ्रेटन करना स्टार्ट भी नहीं किया है। दूसरी तरफ यो जोंग की लाइफ भी काफी अजीब चल रही थी। उसे रात को सोने के लिए हर दिन एफोवेसेंट टैबलेट्स के घुलने की आवाज सुननी पड़ती थी, जैसे कि उस आवाज के बिना मेरा माइंड बिल्कुल शांत नहीं होता। एक रात उसका फोन बजता है, उसका कॉलीग उसे उठाता है और फोन उसके पास रख देता है। जैसे ही यो जोंग मैसेज चेक करता है वो तुरंत शॉक में बैठ जाता है, जो कि मैसेज भेजने वाला कोई और नहीं डोंग हे थी। वो लिटरली चिल्लाता है, ये फोन सच में मेरा ही है ना? उसे यकीन नहीं होता, क्योंकि उसने 7 सालों तक डोंग हे को मैसेजेस भेजे थे, लेकिन कभी एक सिंगल रिप्लाई भी नहीं मिला। एक्चुअली यो जोंग ने डोंग हे को 5 साल तक गो चेस जैसा एक गेम खेलना सिखाया था। उसके बाद भी वो कभी कभी उसे मैसेजेस भेजता था, लेकिन डोंग हे ने कभी रिप्लाई नहीं किया। आज डोंग हे पार्क में कुछ बूढ़े आदमियों को गो खेलते हुए देख रही थी, तब उसे पुरानी मेमोरीज याद आ गई। उसने यो जोंग का एक पुराना मैसेज फिर से पढ़ा, जिसमें वो उसकी हेल्थ के बारे में पूछ रहा था। इसलिए डोंग हे ने फाइनली उसे रिप्लाई किया। रिप्लाई में उसने एक एक्सक्यूज बनाया, मुझे उस मेडिसिन के बारे में कुछ पूछना था जो तुम लिया करते थे। बस ये मैसेज मिलते ही यो जोंग खुशी से पागल हो गया। वो तुरंत डोंग हे को कॉल करता है और कहता है, चलो मिलते हैं, फेस टू फेस बात करते हैं। उस रात दोनों वहीं मिलते हैं, उस बड़े पेड़ के पास जो पिछले 7 सालों से उनकी मीटिंग प्लेस थी। बात करते हुए यो जोंग को पता चलता है डोंग हे अब सेयोंग सिटी एलिमेंट्री स्कूल में टीचर बन गई है।
तभी उसकी नजर एक मेडिसिन बॉक्स पर पड़ती है। वो तुरंत जेलस हो जाता है क्योंकि वो मेडिसिन एक्चुअली एक मेंस फर्टिलिटी मेडिसिन थी। यो जोंग थोड़ी जेलस टोन में पूछता है, क्या ये किसी दूसरे आदमी के लिए है? डोंग हे तुरंत डिनाई करती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सच ये था, यो जोंग अंदर से समझ गया था शायद डोंग हे बस एक एक्सक्यूज बना रही है ताकि वो मुझसे दूरी बना सके। डोंग हे ने यो जोंग को डायरेक्टली कह दिया, फ्यूचर में मुझे मैसेजेस मत भेजना। यो जोंग को बिल्कुल समझ नहीं आता कि डोंग हे ऐसा क्यों कह रही है। फिर भी वो काम रहते हुए कहता है, तुम जो करना चाहो करो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें मुझे डेट भी करना होगा। मैं तुम्हें खुश रख सकता हूँ। ये कन्फेशन सुनकर डोंग हे कुछ पलों के लिए साइलेंट रहती है। उसे फील होता है उस पल की खुशी पूरी तरह फेक है। उसके माइंड में सिर्फ एक चीज चल रही थी, रिवेंज। डोंग हे सॉफ्टली कहती है, मुझे प्यार नहीं चाहिए, मुझे बस कोई ऐसा इंसान चाहिए जो मेरे साथ चल सके। सच तो ये था कि डोंग हे के दिल में यो जोंग के लिए फीलिंग्स थी, लेकिन किसी को ट्रूली प्यार करने की हिम्मत अब उसमें नहीं बची थी। यो जोंग उसकी बातों को पूरी तरह समझ नहीं पाता है, लेकिन फिर भी कहता है, तुम जो भी डिसीजन लोगी मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। उसके बाद यो जोंग अपनी मॉम से मिलने हॉस्पिटल पहुंचता है। उसकी मॉम वहां हॉस्पिटल की डीन थी। यो जोंग सीधे कहता है, मैं प्रोफेसर नहीं बनना चाहता, मैं रिजाइन करने जा रहा हूँ। उसकी मॉम सरप्राइज हो जाती है। यो जोंग फिर कहता है, मैं सेयोंग सिटी में अपना खुद का हॉस्पिटल ओपन करना चाहता हूँ क्योंकि जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वो वहीं रहती है। मॉम एक हल्की स्माइल के साथ पूछती हैं, मीनिंग तुम्हें प्यार हो गया है? यो जोंग एक लाइट स्माइल के साथ कहता है, अभी ये इतना सीरियस नहीं है। फिर वो एक अजीब बात पूछता है, मॉम क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत इंट्रोवर्टेड और डार्क लाइफ जीते हैं? उसकी मॉम उसकी बातों से कंफ्यूज हो जाती हैं। वो कहती हैं, तुम पैसे कमाने नहीं जा रहे हो, ना ही किसी नीडी एरिया में डॉक्टर्स की हेल्प करने जा रहे हो, तुम सिर्फ प्यार के लिए जा रहे हो, राइट? फिर वो मजाक में एक और क्वेश्चन पूछती हैं, बाय द वे तुम अभी भी एक स्ट्रॉन्ग मैन हो, राइट? दूसरी तरफ योंगजिन हर पॉसिबल तरीके से डोंग ही को स्कूल से बाहर निकालने की ट्राई करती है, लेकिन उसकी एक भी ट्रिक काम नहीं आती है। फाइनली वो अपनी मॉम के साथ एक टेंपल जाती है और प्रे करने लगती है, किसी तरह डोंग ही का रिवेंज रुक जाए। योंगजिन की मॉम गुस्से में कहती हैं, हमें उस लड़की की कंप्लेन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से करनी चाहिए, लेकिन योंगजिन तुरंत डिनाई कर देती है क्योंकि उसे डर था अगर इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये सोल को पता चल जाएगा मेरी मॉम स्कूल में बुली करती थी। उसकी मॉम फिर गुस्से में कहती हैं, मैंने तुम्हें पहले ही वॉर्न किया था लेकिन तुमने कभी मेरी नहीं सुनी। ऑफिस में भी योंगजिन का स्ट्रेस कम नहीं होता है। वो हर टाइम टेंशन में रहती है और बार बार कंपनी फोरम चेक करती रहती है, कहीं मेरे अगेंस्ट कोई पोस्ट ना आ गई हो। एक दिन उसे पता चलता है मेरे कलीग्स मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। वो कह रहे थे, योंगजिन को तो न्यूज स्क्रिप्ट लिखना भी नहीं आता, वो होस्ट सिर्फ इसलिए बनी है क्योंकि उसके हस्बैंड ने चैनल को एक बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग डील दी है। ये सुनकर योंगजिन डायरेक्टली उनके पास पहुंचती है। वो ऐसे क्वेश्चंस पूछने लगती है कि सारे कलीग्स इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन डिबेट के एंड में योंगजिन पूरी तरह डोमिनेट करती है। फिर वो उन्हें एक वार्निंग देती है, अगर तुम लोगों ने गॉसिपिंग बंद नहीं की तो मैं तुम्हारी सारी बुरी बातें डायरेक्टर को बता दूंगी। ये सुनकर सारे कलीग्स साइलेंट हो जाते हैं। उसी रात योंगजिन एक पुलिस चीफ के साथ डिनर करती है। वो चाहती थी पुलिस जल्दी से डोंग ही को ढूंढ ले, लेकिन चीफ कहता है ये केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। रियल रीजन कुछ और ही था। पुलिस चीफ बस और ज्यादा पैसे लेना चाहता था, इसलिए उसने सीक्रेटली कुछ थग्स को डोंग ही के पीछे लगा दिया। लेकिन डोंग ही को जल्द ही पता चल जाता है कोई मुझे फॉलो कर रहा है। वो तुरंत अपनी कार स्पीड में चलाती है ताकि वो उसे फॉलो करते रहें। फिर डोंग ही इंटेंशनली ट्रैफिक इंटरसेक्शन पर कार रोक देती है। जैसे ही थग्स की कार उसके पास आती है वो डायरेक्टली उनके सामने आ जाती है। प्रॉब्लम ये थी कि उनकी कार रेंटेड थी। अगर पुलिस केस बना तो हमारी आइडेंटिटीज इजीली ट्रेस हो सकती हैं, इसलिए वो प्राइवेट सेटलमेंट करने पर फोर्स हो जाते हैं। जब वो वहां से जाते हैं तब डोंग ही एक डीप ब्रेथ लेती है। वो बाहर से काम दिख रही थी, लेकिन अंदर से वो अभी भी काफी डरी हुई थी। जैसे ही योंग नाम को पता चलता है कुछ लोग डोंग ही को फॉलो कर रहे थे, वो भागते हुए तुरंत उसके पास पहुंचती है। क्या तुम ठीक हो? वो टेंशन में पूछती है, लेकिन डोंग ही थोड़ी सस्पिशियस हो जाती है। तब ह्योननम जल्दी से एक्सप्लेन करती है, मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रही थी, मैंने बस देखा कि कोई और तुम्हें फॉलो कर रहा है, इसलिए मैं भी उन्हें फॉलो करते हुए यहाँ आ गई। ट्रूली ह्योननम का सिर्फ एक सिंपल ड्रीम था, बस अपनी डॉटर के साथ एक नॉर्मल डिनर करना। डोंग ही भी समझ जाती है, मैंने उस पर डाउट करके मिस्टेक की। वो तुरंत कहती है, सॉरी, मुझे तुम पर डाउट नहीं करना चाहिए था। फिर डोंग ही प्रॉमिस करती है, मैं ह्योननम की उस छोटी सी विश को पूरा करने में हेल्प करूंगी। लेकिन इसके साथ ही वो एक बात क्लियर कर देती है, हम सिर्फ पार्टनर्स हैं और हम दोनों मिलकर बस एक रिवेंज प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हैं। उसके बाद डोंग ही एक ऑटो रिपेयर शॉप जाती है। वहां ग्रिल पर मीट ग्रिल होने की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज सुनकर डोंग ही को हाई स्कूल का वो मोमेंट याद आ जाता है जब उसकी बॉडी पर कर्लिंग आयरन से जलने के निशान दिए गए थे। जैसे ही उसे वो फ्लैशबैक याद आता है उसका माइंड पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। बिना टेंशन दिए वो अपना फोन टेबल के नीचे गिरा देती है और उसे रियलाइज भी नहीं होता है उस पुरानी बर्न इंजरी का इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसकी बॉडी लिटरली पैनिक मोड में चली गई थी। डोंग ही इधर उधर देख रही होती है, तभी वो एक्सीडेंटली टेबल पर रखी कुछ चीजें भी गिरा देती है। उस मोमेंट जब लोग उसकी हेल्प करने लगते हैं तब वो खुद को और भी ज्यादा हेल्पलेस फील करने लगती है। थोड़ी देर बाद डोंग ही योजोंग से मिलने वाली जगह पर पहुंचती है। योजोंग उसे देखते ही समझ जाता है कुछ गड़बड़ हुई है। उसके कपड़े काले ऑयल स्टेन
से भरे थे और उसका फेस भी पूरी तरह पैनिक में था। वो क्वाइटली पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? लेकिन डोंग ही अभी भी उससे दूरी बनाने की ट्राई करती है। वो फाइनली उसे अपनी हाई स्कूल बुलिंग का सच बता देती है। फिर वो सीधे कहती है, मैंने अपनी पूरी लाइफ रिवेंज को डेडिकेट कर दी है, मुझे सिर्फ जीतना है, हारना अलाउड नहीं है। यो जोंग कुछ देर तक उसे सुनता रहता है। फिर वो सॉफ्टली पूछता है, क्या तुमने कभी सोचा रिवेंज को यहीं खत्म कर दो? वो आगे कहता है, तुम्हारी लाइफ उन बुलीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रिवेंज के बाद तुम्हारी लाइफ शायद पूरी तरह खाली हो जाएगी। ये सुनकर डोंग ही को फील होता है यो जोंग ने लाइफ में कभी स्ट्रगल नहीं देखा है। तभी यो जोंग की नजर डोंग ही के हाथ पर पड़ती है। उसके आर्म्स पर छोटे बड़े जलने के निशान थे। वो लिटरली शॉक में चला जाता है। डोंग ही थोड़ी बिटर टोन में कहती है, क्या तुम सिर्फ मेरा आर्म देखकर डर गए? क्या तुम अभी भी मेरी हेल्प करना चाहते हो? ये कहकर डोंग ही धीरे से लाइट के नीचे आती है और अपना कोट उतारती है। उस मोमेंट डोंग ही की बॉडी पर क्रिस क्रॉस बर्न स्कार्स क्लियरली दिखाई देते हैं। वो सीन देखकर उसका दिल टूट जाता है। उसे बिलीव ही नहीं होता इस दुनिया में इतने क्रूअल लोग भी हो सकते हैं। डोंग ही सॉफ्टली कहती है, मेरी डिग्निटी सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए तुम वापस जाओ, मुझे अपना रिवेंज लेना ही होगा। लेकिन उस मोमेंट योरो जोंग एक अनएक्सपेक्टेड बात कहता है, आई एग्री। डोंग ही कंफ्यूज हो जाती है। तब यो जोंग कामली कहता है, मैं तुम्हारा कंपेनियन बनूंगा। फिर वो अपना कोट उतारता है और डोंग ही के शोल्डर्स पर रख देता है। वो कहता है, नेक्स्ट टाइम अगर तुम किसी ट्रबल में हो तो मुझे कॉल करना। यो जोंग कहता है, मैंने भी लाइफ में डिस्पेयर और गुस्से की फीलिंग एक्सपीरियंस की है, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कितना पेनफुल है। फिर वो एक और क्वेश्चन पूछता है, जब मैंने तुम्हें गो सिखाया था तब तुम किससे जीतना चाहती थी? डोंग ही बिना सोचे रिप्लाई करती है, योंग जिन के हस्बैंड से। क्योंकि डोंग ही का रिवेंज प्लान सिंपल था। वो चाहती थी हर कोई योंग जिन की लाइफ से दूर चला जाए, न फ्रेंड्स, न पेरेंट्स, न डॉटर, न हस्बैंड। एंड में योंग जिन के पास कोई नहीं बचना चाहिए और उसे किसी का प्यार भी नहीं मिलना चाहिए। डोंग हे का रिवेंज प्लान इतना डार्क था कि वो खुद एक टेरिफाइंग पर्सन दिखने लगी थी। लेकिन एक और शॉकिंग बात थी, यो जोंग जो हमेशा जेंटल और काम दिखता था, वो भी अंदर से एक डार्क सीक्रेट छिपा रहा था। बचपन से उसकी लाइफ काफी हैप्पी थी। उसके डैड एक हॉस्पिटल डायरेक्टर थे और एक दिन अपनी मेडिकल एथिक्स की वजह से यो जोंग के काइंड डैड ने डिसाइड किया, मैं एक प्रिजनर का ऑपरेशन करूंगा। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सबकी लाइफ बदल दी। जैसे ही सर्जरी खत्म हुई, उस प्रिजनर ने अचानक एक सर्जिकल नाइफ उठाया और यो जोंग के डैड पर अटैक कर दिया। कुछ ही सेकंड्स में उसने उन्हें मार दिया। ये इंसिडेंट यो जोंग के लिए ऐसा शॉक था कि वो इसे कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाया। उस दिन के बाद उसके अंदर गहरी हेट्रेड और रिजेंटमेंट भर गई। सिर्फ एक चीज थी जो उसे थोड़ी पीस देती थी, डोंग हे के साथ गो खेलना। लेकिन उसकी सफरिंग यहीं खत्म नहीं हुई। वो प्रिजनर योदो जोंग को हर महीने लेटर्स भेजता था और सबसे शॉकिंग बात ये थी, उन लेटर्स में उसे अपने क्राइम का कोई रिग्रेट नहीं था, बल्कि वो डिटेल में बताता था, इस तरह मैंने यो जोंग के डैड को मारा। एक दिन यो जोंग के कॉलीग ने वो लेटर उसकी मॉम को दे दिया। लेटर पढ़ते ही यो जोंग की मॉम का खून खौल उठता है। उस लेटर में प्रिजनर ने फुल डिटेल में लिखा था कि कैसे उसने यो जोंग के डैड को मारा और वो उस मैटर के बारे में बोस्ट भी कर रहा था। तभी यो जोंग की मॉम को पता चलता है, मेरा सन इतने सालों से इन लेटर्स का टॉर्चर सह रहा है। टू बी ऑनेस्ट, यो जोंग के दिल में हेट्रेड डोंग हे से कम नहीं थी। वो भी अक्सर इमेजिन करता था, एक दिन मैं उस प्रिजनर से रिवेंज लूंगा। सच जानने के बाद यो जोंग की मॉम डायरेक्टली उस मर्डरर से मिलने प्रिजन पहुंचती है। इनिशियली प्रिजनर फेक रिमोर्स दिखाता है। जैसे ही उसे समझ आता है सारा सच बाहर आ चुका है, वो अपना ड्रामा रोक देता है। फिर वो सीधे कहता है, आपकी फैमिली के तीनों लोग डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स के हमेशा नोबल बिलीव्स होते हैं। फिर वो कोल्ड वॉइस में कहता है, इसलिए आपके हस्बैंड की डेथ उनके अपने रीजन की वजह से हुई। ये सुनकर यो जोंग की मॉम का गुस्सा फूट पड़ता है। वो जोर से चिल्लाती हैं, तुम एक घटिया इंसान हो, एक बास्टर्ड। मीनवाइल एक और शॉकिंग ट्विस्ट आता है। जेजून को अचानक एक चिल्ड्रंस टूथब्रश मिलता है और उसे कहा जाता है, इसका डीएनए टेस्ट करवाओ। जेजून को समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है, लेकिन वो टेस्ट करवा लेता है। रिपोर्ट आने के बाद वो शॉक में चला जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है मेरी एक डॉटर है और वो डॉटर कोई और नहीं, योंग जिन की डॉटर ये सोल है। ये जानकर जेजून बहुत एक्साइटेड हो जाता है और तुरंत ये सोल के स्कूल पहुंचता है। उस टाइम ये सोल रोड क्रॉस करने के लिए ट्रैफिक लाइट का वेट कर रही होती है, लेकिन वो प्रॉपरली ट्रैफिक लाइट का कलर आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है। ये देखकर जेजून को और कंफर्मेशन मिल जाता है, ये सोल ट्रूली मेरी डॉटर है। वो खुशी में उसके पास जाने ही वाला होता है, लेकिन स्कूल गेट पर कार हॉर्न्स की तेज आवाज सुनकर जेजून अचानक गुस्सा हो जाता है और जोर जोर से अब्यूज करने लगता है। उसका एग्रेसिव बिहेवियर देखकर ये सोल डर जाती है। उसके बाद जेजून डायरेक्टली एक लॉयर के पास जाता है। वो पूछता है, क्या मैं ये सोल की कस्टडी ले सकता हूँ? लेकिन लॉयर उसे एक हार्ड ट्रूथ बताता है, भले ही डीएनए टेस्ट प्रूव कर दे ये सोल तुम्हारी बायोलॉजिकल डॉटर है, फिर भी लीगली उसका डैड दोयंग ही माना जाएगा, क्योंकि ये सोल का जन्म योंगजिन और दोयंग की लीगल मैरिज के दौरान हुआ था। लॉयर क्लियरली कहता है,
जब तक योंगजिन और दोयंग डिवोर्स नहीं लेते कोर्ट तुम्हें कस्टडी नहीं देगा। ये सुनकर जेजून का गुस्सा फिर से भड़क उठता है। वो डायरेक्टली योंगजिन के पास पहुंचता है और गुस्से में वो उसे पकड़ता है और पूछता है, तुमने मेरी डॉटर को किसी और की डॉटर क्यों बनाया? गुस्से में जेजून उसकी गर्दन पकड़ता है और उसे सच बताने के लिए फोर्स करता है। वो चिल्लाता है, क्या तुम्हें प्रेगनेंसी के बाद पता चला बच्चा मेरा है, या तुम्हें पहले से पता था और फिर भी तुमने उस फेक मैरिज को कंटिन्यू रखा? वो गुस्से में कहता है, क्या तुमने मुझे इतनी इजीली छोड़ दिया? इससे पहले कि योंगजिन कुछ कह पाती, जेजून उसे किस करता है और सरप्राइजिंगली योंगजिन भी उस किस का रिस्पॉन्स देती है। उस मोमेंट ये समझना डिफिकल्ट था, क्या योंगजिन ट्रूली दोयंग से प्यार करती है या जेजून से? दूसरी तरफ दोयंग अपनी डॉटर येसोल के साथ सॉकर खेल रहा होता है। गेम के दौरान वो एक स्ट्रेंज बात नोटिस करता है। येसोल अपने फ्रेंड की शर्ट का कलर गलत आइडेंटिफाई करती है, लेकिन दोयंग उस मैटर को बहुत सीरियसली नहीं लेता है। फिर येसोल कैजुअली कहती है, नेक्स्ट वीक स्कूल में एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, आपको जरूर आना है। ये सुनकर दोयंग को एक बात याद आती है। योंगजिन ने एक बार कहा था, मुझे येसोल की करंट होमरूम टीचर पसंद नहीं है। जब येसोल ये बात सुनती है तो वो क्यूरियस होकर पूछती है, मॉम को मेरी टीचर पसंद क्यों नहीं है? क्या वो हाई स्कूल क्लासमेट्स नहीं थी? तो फिर उनके बीच हेटेड क्यों होगी? नेक्स्ट डे दोयंग अपनी डॉटर येसोल के स्कूल जाता है क्योंकि उसकी क्लास में एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी चल रही होती है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही दोयंग मुड़कर क्लासरूम गेट की तरफ देखता है, जेजून वहां खड़ा होता है। ये देखकर दोयंग पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। दोयंग थोड़ा सरप्राइज होकर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जेजून एक स्लाइट स्माइल के साथ कहता है, बस मेरा भी एक इलेजिटिमेट बच्चा इसी क्लास में पढ़ता है। ये कहते हुए वो दोयंग को एक स्ट्रेंज और मीनिंगफुल गेज से देख रहा होता है। उसकी टोन इतनी स्ट्रेंज होती है कि दोयंग तुरंत अनईजी फील करने लगता है। एटमॉस्फेयर थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, इसलिए सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए जेजून जल्दी से बात घुमा देता है। एक्चुअली मैं यहाँ एक पुरानी फ्रेंड से मिलने आया था। तभी होमरूम टीचर क्लासरूम में एंटर करती है और दोयंग शॉक में चला जाता है, क्योंकि टीचर कोई और नहीं बल्कि डोंग हे होती है। वही डोंग हे जो अक्सर उसके साथ गो खेलती है। दोयंग तुरंत समझ जाता है, अगर जेजून को कुछ अनयूजुअल लगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो जल्दी से टॉपिक चेंज करता है और जेजून से पूछता है, बाय द वे योंगजिन के साथ तुम्हारा रिलेशन अब कैसा चल रहा है? एक्टिविटी एंड होने के बाद दोयंग अपनी डॉटर येसोल के साथ घर जाने लगता है, लेकिन जेजून बार बार येसोल को घूर रहा होता है। ये देखकर दोयंग और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगता है। फिर जेजून सॉफ्टली कहता है, स्ट्रेंज बात है, येसोल बिल्कुल तुम्हारी तरह नहीं दिखती। उसके बाद वो कुछ ऐसे प्रोवोकिंग वर्ड्स कहता है जो डायरेक्टली दोयंग को चैलेंज करते हैं। दोयंग का गुस्सा बढ़ जाता है और वो बिना कुछ और कहे वहां से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले जेजून एक और क्वेश्चन पूछता है, बाय द वे क्या तुम म्योंगो से मिले? दोयंग थोड़ा कोल्ड आंसर देता है, अब उसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, आज सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक्चुअली दोयंग को कुछ दिन पहले एक एनोनिमस लेटर मिला था। उस लेटर के अंदर एक फोटो थी जिसमें वो और दोंग हे एक साथ दिखाई दे रहे थे। दोयंग को लगता है म्योंगो ने ही ये फोटो भेजी होगी, लेकिन म्योंगो से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। इसलिए सच जानने के लिए दोयंग डिसाइड करता है, मैं डायरेक्टली जेजून से बात करूंगा। इस बीच दोयंग एक और स्ट्रेंज बात नोटिस करता है, जो टोबैको जेजून यूज करता है वो बिल्कुल वही है जो योंगजिन यूज करती है। सिर्फ टोबैको ही नहीं, उसे यूज करने का स्टाइल, मूवमेंट्स और जेस्चर्स भी बिल्कुल सेम है। ये देखकर दोयंग के माइंड में योंगजिन को लेकर डाउट और भी गहरा हो जाता है। घर लौटने के बाद दोयंग सीधा अपने स्टडी रूम में जाता है। वहां उसे योंगजिन की हाई स्कूल फोटोज मिलती हैं। अब उसके डाउट्स और भी स्ट्रांग हो जाते हैं। जब योंगजिन घर लौटती है तो दोयंग तुरंत उससे पूछता है, तुम जेजून और म्योंगो से इतनी बार क्यों मिलती हो? योंगजिन पूरी तरह काम एक्ट करते हुए कहती है, मैं जेजून के स्टोर पर सिर्फ क्लोथ्स ट्राई करने जाती हूँ, और जहाँ तक म्योंगो की बात है मैं काफी टाइम से उसके कांटेक्ट में नहीं हूँ। फिर वो पलट कर दोयंग से ही पूछती है, क्या म्योंगो तुम्हें थ्रेटन कर रहा है? ये सुनकर दोयंग को कुछ अजीब फील होता है। वो कहता है, स्ट्रेंज बात है, जब भी मैं म्योंगो के बारे में पूछता हूँ तुम लोग सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछते हो, क्या म्योंगो मुझे थ्रेटन कर रहा है? योंगजिन को तुरंत फील होता है दोयंग कुछ न कुछ समझ गया है। पैनिक होकर वो तुरंत कार का जीपीएस रिकॉर्ड्स चेक करती है और उसे पता चलता है दोयंग जेजून से मिलने गया था। ये जानकर योंगजिन सच में बहुत डर जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो येसोल को नहला रही होती है तो उसे एक और शॉकिंग बात पता चलती है। आज की स्कूल एक्टिविटी में सिर्फ दोयंग ही नहीं, जेजून भी वहां प्रेजेंट था। अब योंगजिन के माइंड में सिर्फ एक ही क्वेश्चन चल रहा था, मैं अपने सीक्रेट को और कितने टाइम तक छिपा पाऊंगी? दूसरी तरफ पेरेंट टीचर मीटिंग खत्म होते ही जेजून डायरेक्टली डोंग हे के पास जाता है और उसे थ्रेटन करता है, योंगजिन की डॉटर से दूर रहो वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। लेकिन डोंग हे बिल्कुल नहीं डरती है। वो काम वॉइस में रिप्लाई करती है, अगर तुम्हें योंगजिन की डॉटर की कस्टडी चाहिए तो तुम्हें मेरी साइड खड़ा होना पड़ेगा। फिर डोंग हे उसे एक फोटो दिखाती है। फोटो देखते ही जेजून का फेस उतर जाता है, क्योंकि उस फोटो में क्लियर होता है ये सोल को भी बिल्कुल उसकी तरह कलर ब्लाइंडनेस है। ये देखकर जेजून समझ जाता है ये सोल सच में मेरी डॉटर है। डोंग हे वहां से चली जाती है, लेकिन सीधे बाथरूम में जाती है और अपने हाथ बार बार धोने लगती है। वो अपने आर्म पर बने पुराने जलने के निशानों को रगड़कर क्लीन करने की ट्राई करती है। ये निशान उसे उसके पास्ट की पेनफुल मेमोरीज याद दिलाते हैं।
अभी तक सबको लगता था डोंग हे के अगेंस्ट हुए वायलेंस के पीछे सिर्फ योंग जिन थी, लेकिन सच ये है कि जे जून भी उन लोगों में से एक था जिन्होंने स्कूल में उसे टॉर्चर किया था। इसी रीजन से जे जून भी डोंग हे की रिवेंज लिस्ट में इंक्लूडेड है। अपने रिवेंज प्लान को आगे बढ़ाने के लिए डोंग हे अब सारा से मिलने जाती है। सारा डॉलर से भरा एक बैग लाती है और गुस्से में उसे डोंग हे के सामने फेंक देती है। सारा कहती है ये पैसे लो और सब कुछ खत्म करो। उसे लगता है पैसे देकर मैं अपने सारे पाप मिटा सकती हूँ, लेकिन डोंग ही उसे एक कोल्ड गेज से देखती है और कहती है क्या तुम्हें लगता है सब कुछ पैसों से खत्म हो जाता है? डोंग ही सॉफ्टली सारा से कहती है तुम्हें पता है जब तुम मरोगी तो सीधे हेवन जाओगी, क्योंकि जब तक तुम जिंदा हो ये दुनिया नर्क बन चुकी है। ये सुनकर सारा एक्सट्रीम एंगर में उठ बैठती है। वो तुरंत डोंग ही का कॉलर पकड़ती है और पूछती है तुम कहना क्या चाहती हो? लेकिन डोंग ही पूरी तरह काम रहती है और कोल्ड वॉइस में कहती है मेरा हाथ छोड़ दो वरना सबको तुम्हारे ड्रग्स यूज के बारे में पता चल जाएगा। सारा का गुस्सा और भी बढ़ जाता है, लेकिन वो डोंग ही को छोड़ने पर फोर्स हो जाती है और डोंग ही वहां से चली जाती है। एक्चुअली डोंग ही के सारा से पैसे मांगने का एक अलग रीजन था। वो पैसे ह्योन नम की डॉटर को अब्रॉड भेजने के लिए चाहिए थे ताकि ह्योन नम बिना किसी टेंशन के अपना रिवेंज ले सके। इसलिए डोंग ही डायरेक्टली ह्योन नम से मिलने जाती है और उससे कहती है अब प्लान को फास्ट करना होगा। जिस दिन तुम्हारी डॉटर अब्रॉड जाएगी उसी दिन सब कुछ शुरू हो जाएगा। फिर डोंग ही उसे एक्सप्लेन करती है थोड़े टाइम के लिए तुम दोनों को सेपरेशन का दर्द जरूर सहना पड़ेगा, लेकिन इसी से तुम्हारी डॉटर सेफ रहेगी। वो ये भी कहती है इस तरह उसकी डॉटर अपने वायलेंट डैड से भी दूर रहेगी और तभी ह्योन नम फुल फोकस के साथ अपना रिवेंज ले पाएगी। डोंग ही बस चाहती है ह्योन नम इस सजेशन के बारे में सीरियसली सोचे। दूसरी तरफ दो यंग को भी अब सब कुछ सस्पिशियस लगने लगा था। पेरेंट टीचर मीटिंग में डोंग ही से मिलने के बाद उसे फील होने लगा था हमारी मीटिंग सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकती। सच जानने के लिए दो यंग डिसाइड करता है मैं योंग जिन की बेस्ट फ्रेंड हे जंग से मिलूंगा, लेकिन दो यंग को नहीं पता है हे जंगन पहले से ही डोंग ही के कांटेक्ट में है और अपनी पर्सनल वीकनेस की वजह से वो काफी टाइम से डोंग ही की साइड से काम कर रही है। जब दो यंग उससे मिलता है तो वो सीधा क्वेश्चन पूछता है योंग जिन और डोंग ही के बीच एक्चुअली क्या रिलेशन था? हे जंग बताती है वो सिर्फ स्कूल फ्रेंड्स नहीं थी। योंग जिन ने काफी लंबे टाइम तक डोंग ही को बुली किया था। दो यंग शॉक होकर पूछता है मीनिंग स्कूल वायलेंस? हे जंग स्ट्रेट अवे रिप्लाई करती है हाँ। फिर वो दो यंग को बताने लगती है योंग जिन ने हाई स्कूल में डोंग ही के साथ ये सब चीजें की थी। ये सब सुनकर दो यंग को बिलीव ही नहीं होता। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता योंग जिन ने इतने सालों तक मुझसे इतनी बड़ी बातें छिपा कर रखी। लेकिन हे जंग पूरी स्टोरी नहीं बताती है। वो थोड़ी मिस्टीरियस टोन में कहती है स्टोरी बहुत सेंसेशनल है, अगर सच जानना है तो घर जाओ और खुद योंग जिन से पूछो। ये सुनकर दो यंग को अचानक डोंग ही की एक बात याद आती है। डोंग ही ने उससे कहा था मैं अपनी लाइफ के साथ गैम्बल कर रही हूँ और मुझे जीतना ही है। तब दो यंग फाइनली समझ जाता है डोंग ही का रियल प्लान क्या है। वो एक्चुअली योंग जिन से रिवेंज लेना चाहती है, लेकिन अब दो यंग के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मैं योंग जिन को कैसे फेस करूं। इसलिए वो अकेला जाकर पार्क में बैठ जाता है। वहां उसकी नजर यो जोंग पर पड़ती है जो कुछ ओल्ड पीपल के साथ चेस गो गेम खेल रहा है। यो जोंग उन लोगों से बचने के लिए तुरंत दो यंग से कहता है प्लीज कोई रीजन बनाओ, मुझे इन लोगों से बचना है। फिर दोनों साथ बैठकर चेस खेलने लगते हैं, लेकिन दो यंग का माइंड कहीं और है। वो बार बार अपना फोन चेक कर रहा है। तब डोंग ही कैजुअली पूछती है क्या तुम यहाँ पास में रहते हो? यो जोंग कहता है मैं अभी रिसेंटली यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। फिर वो एक अजीब बात कहता है मैं एक्चुअली यहाँ अपने एक फ्रेंड का रिवेंज लेने आया हूँ। ये सुनकर दो यंग थोड़ा हंसता है। वो कहता है कोरिया में रिवेंज लेना इतना आसान नहीं है, यहाँ गन्स अलाउड नहीं है। इस पर यो जोंग इमीडिएटली रिप्लाई करता है अगर गन नहीं तो नाइफ है ना। फिर वो थोड़ा सीरियस होकर कहता है गन से तुम दूर से शूट कर सकते हो, लेकिन नाइफ यूज करने के लिए तुम्हें अपने एनिमी के बहुत क्लोज जाना पड़ता है। और फिर वो सॉफ्टली कहता है इतना क्लोज कि तुम्हें उनकी आंखों में अपना खुद का रिफ्लेक्शन दिखने लगे, सिर्फ उसके बाद इंसान को अटैक करना चाहिए। यो जोंग की ये बात सुनकर एटमॉस्फेयर पूरी तरह डार्क और इंटेंस हो जाता है। घर लौटने के बाद दो यंग डायरेक्टली योंग जिन से पूछता है क्या तुम डोंग ही को जानती हो? ये क्वेश्चन सुनकर योंग जिन ध्यान से उसका फेस और टोन देखने लगती है। उसे तुरंत फील होता है दो यंग को कुछ न कुछ पता चल गया है, लेकिन पैनिक होने के बजाय योंग जिन सिचुएशन को इमोशनल बना देती है। वो सॉफ्टली कहती है हमारी मैरिज को 10 साल हो चुके हैं और हमारी एक प्यारी डॉटर ये सोल भी है। फिर वो दो यंग की आंखों में देखती है और कहती है क्या तुम सच में किसी और की बातों पर ट्रस्ट करके मुझे छोड़ दोगे? योंग जिन आगे कहती है इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसने कभी कोई मिस्टेक ना की हो, इसलिए अगर तुम्हें चूज करना ही है तो किसी ऑर्डिनरी पर्सन को नहीं, मेरे जैसी आउटस्टैंडिंग वाइफ को चूज करो। फिर वो एक और अजीब बात कहती है कुछ बातें अगर ना पता हो तो ही बेहतर है, तभी तुम, मैं और ये सोल हम तीनों हर्ट नहीं होंगे। लेकिन अंदर से योंग जिन बिल्कुल शांतमयी थी। उसने सीक्रेटली पुलिस चीफ से डोंग ही के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी। इन्वेस्टिगेशन में पता चला था डोंग ही का बैकग्राउंड कोई बहुत ज्यादा बुरा नहीं था, लेकिन योंग जिन को एक चीज मिल गई, डोंग ही की मॉम जो बहुत ग्रीडी थी और इस टाइम वो एक बहुत मिजरेबल लाइफ जी रही थी। ये जानकर योंग जिन के माइंड में तुरंत एक प्लान आता है। वो सोचती है डोंग ही को तोड़ने का सबसे आसान तरीका उसकी मॉम हो सकती है।
पुलिस चीफ से ही योंग जिन को डोंग ही का एड्रेस भी मिल जाता है, लेकिन जब वो लोकेशन देखती है तो उसे शॉक लगता है क्योंकि डोंग ही का घर ठीक उसके घर के सामने वाली स्ट्रीट पर है। मीनिंग इतने टाइम से डोंग ही उसकी हर मूवमेंट देख सकती थी। सिर्फ ये सोचकर योंग जिन बहुत अनईजी फील करने लगती है, इसलिए वो तुरंत एक लॉकर मास्टर बुलाती है और डोंग हे के घर का लॉक तोड़कर अंदर एंटर करती है। लेकिन जैसे ही वो अंदर एंटर करती है, सामने का सीन देखकर वो डर जाती है। घर की सारी वॉल्स पर फोटोज चिपकी हुई हैं और ये फोटोज किसी और की नहीं बल्कि उन सभी लोगों की हैं जिन्होंने स्कूल में डोंग ही को बुली किया था। योंग जिन और उसके फ्रेंड्स भी उनमें शामिल थे। ये सब देखकर योंग जिन के माइंड में एक डार्क थॉट आता है। वो सॉफ्टली सोचती है, मुझे उस टाइम डोंग ही को बुली नहीं करना चाहिए था। फिर उसका एक्सप्रेशन और भी कोल्ड हो जाता है, मुझे उसे सीधा खत्म कर देना चाहिए था। ठीक इसी टाइम दूसरी तरफ डोयंग भी डोंग हे से मिला है। उसे अब तक पता चल चुका था डोंग हे विक्टिम थी, लेकिन फिर भी 10 साल की मैरिज और फैमिली को देखकर दोयंग अभी भी योंग जिन को एक चांस देना चाहता था। तब डोंग ही उसे सच बताती है। वो कहती है, मैं इंटेंशनली तुम्हारे पास आई थी, जो फोटो तुम्हें मिली वो भी मैंने ही भेजी थी। ये सुनकर दोयंग समझ जाता है, अगर डोंग ही रिवेंज प्लान कर रही है तो वो जरूर मेरे घर के पास कहीं रह रही होगी। दूसरी तरफ योंग जिन अभी भी डोंग ही के घर में खड़ी फोटोज घूर रही है और ठीक उसी पल दोयंग भी वहां पहुंच जाता है। जैसे ही हस्बैंड और वाइफ एक ही जगह मिलते हैं, योंग जिन के सारे सीक्रेट्स छिपाना इम्पॉसिबल हो जाता है। दोयंग नोटिस करता है डोर का लॉक टूटा हुआ है और योंग जिन अपने शूज बिना उतारे घर के अंदर खड़ी है। ये सीन देखकर दोयंग के दिल में जो भी फीलिंग्स थी वो एक पल में खत्म हो जाती हैं। उसे लगने लगता है, मैं तो इस औरत को जानता ही नहीं। योंग जिन थोड़ी एंगर में कहती है, यहाँ कोई भी आ सकता है लेकिन तुम नहीं। फिर वो दोयंग से डायरेक्टली पूछती है, क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते? उन दोनों को नहीं पता है डोंग ही अगले रूम में खड़ी उनकी पूरी कॉन्वर्सेशन सुन रही है। दोयंग फिर योंग जिन से पूछता है, मुझे सच बताओ, क्या तुमने कभी किसी को टॉर्चर किया है या अपनी बातों से किसी को मरने पर फोर्स किया है? योंग जिन तुरंत सब डिनाई कर देती है। वो कहती है, मैं कभी ऐसा काम नहीं कर सकती। फिर वो खुद को विक्टिम बनाने लगती है। योंग जिन कहती है, बस मेरा और डोंग ही का रिलेशन कभी अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने उसे कभी बुली नहीं किया। थोड़ी देर बाद योंग जिन वहां से चली जाती है और घर में सिर्फ डोंग ही बचती है। वो धीरे धीरे वॉल पर चिपकी फोटोज को देखने लगती है। उन फोटोज में उसका पूरा पास्ट, उसका पेन और उसकी रिवेंज लिस्ट छिपी हुई है। दोयंग की नजर वॉल पर चिपकी एक फोटो पर पड़ती है। उस फोटो में जैजुन और ये सोल एक साथ खड़े हैं। ये फोटो देखते ही दोयंग के माइंड में सारी पुरानी बातें फ्लैश होने लगती हैं। जैजुन का स्ट्रेंज बिहेवियर, उसका ये सोल को घूरना और उसके अजीब हिंट्स। अब दोयंग को लगने लगता है शायद मैंने कुछ बहुत बड़ा इग्नोर कर दिया है। इस बीच उसका सेक्रेटरी उसे बताता है मियोंगो ने गायब होने से पहले कुछ वॉइस मैसेजेस छोड़े थे। सेक्रेटरी ने वो सारी रिकॉर्डिंग्स एक यूएसबी में सेव कर ली थी। दोयंग कार ड्राइव करते हुए वही रिकॉर्डिंग सुनने लगता है। जब उसे पता चलता है योंग जिन ने मुझे चीट किया है तो उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो सीधा घर लौटता है। घर आकर जब वो ड्रेसिंग रूम में जाता है तो वहाँ एक्सपेंसिव स्टोर से खरीदे गए ब्लू शॉपिंग बैग्स और डिजाइनर क्लोथ्स करीने से रखे होते हैं। ये सब देखकर दोयंग और भी ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है। उस मोमेंट उसके इमोशंस फाइनली फूट पड़ते हैं। नेक्स्ट डे दोयंग डायरेक्टली जैजुन के स्टोर पहुंचता है। उसका गोल सिंपल था, अपने डाउट को कंफर्म करना। वो चुपचाप फिटिंग रूम के अंदर जाता है और वहां उसे वही शॉपिंग बैग्स मिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके घर में पड़े थे। रूम में सिर्फ क्लोथ्स ही नहीं, एक सोफा और कई एक्सपेंसिव रेड वाइन बॉटल्स भी रखी हैं। ये सब देखकर दोयंग को अचानक योंग जिन की बातें याद आती हैं। फिर उसे एक भयानक सच समझ आता है, योंग जिन सिर्फ अफेयर ही नहीं कर रही थी, ये सोल भी जैजुन की डॉटर थी। इस पल दोयंग रियलाइज करता है मैं पूरे 10 साल धोखे में जी रहा था। दूसरी तरफ मियोंगो को पता चल गया था योंग जिन ने सोही को मारा है। अब वो इस सीक्रेट का यूज करके योंग जिन को ब्लैकमेल करना चाहता था। इसलिए मियोंगो ने बैलिंग ग्रुप के सभी लोगों को कॉल करना स्टार्ट किया, जिनमें डोंग ही भी इंक्लूडेड थी। लेकिन डोंग ही को पहले से पता था मियोंगो कभी ना कभी धोखा जरूर देगा, इसलिए वो बिल्कुल नहीं डरी। मियोंगो को हमेशा लगता था सोही की मौत में मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन डोंग ही उसे सीधा कहती है तुम इनोसेंट नहीं हो, अगर तुम मर भी जाओ तो शायद वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये सुनकर मियोंगो समझ जाता है सोही की मौत का सीक्रेट पुलिस को डराने के लिए काफी नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है योंग जिन खुद अपना क्राइम एक्सेप्ट करे। इसी रीजन से मियोंगो डिसाइड करता है मैं योंग जिन के साथ प्राइवेट मीटिंग करूंगा। लेकिन उस मीटिंग के बाद मियोंगो बिना किसी ट्रेस के गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद हेजोंग पुलिस स्टेशन जाती है और मियोंगो की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाती है। ये सब एक्चुअली डोंग हे के प्लान का हिस्सा है। जो पर्सन सबसे पहले पैनिक होता है वो सारा है, क्योंकि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तो मेरी ड्रग प्रॉब्लम भी सामने आ सकती है। योंग जिन भी बहुत डर जाती है। वो तुरंत बलिंग ग्रुप के सभी मेंबर्स को मिलने बुलाती है। मीटिंग में सब बताते हैं मियोंगो ने गायब होने से पहले हम सबको एक एक करके कॉल किया था और उसने सोही की मौत का मेंशन भी किया था। अब सबको शक होने लगता है। वो डायरेक्टली योंग जिन से पूछते हैं सच बताओ क्या तुमने सोही को मारा था? ये क्वेश्चन सुनकर योंग जिन को हाई स्कूल के रूफटॉप वाला इंसिडेंट याद आता है।
उस दिन सोही के कपड़े जल गए थे और वो योंगजिन के पास हेल्प मांगने आई थी, लेकिन उसे बचाने के बजाय योंगजिन ने उसे हल्का सा धक्का दे दिया और सोही सीधा छत से नीचे गिर गई। उस पल को याद करके योंगजिन पागलों की तरह हंसने लगती है। फिर वो अपने ही फ्रेंड्स को अब्यूज करते हुए कहती है, तुम लोग मेंटली सिक हो। दूसरी तरफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते करते जेजून तक भी पहुंच जाती है। पुलिस उससे पूछती है, क्या तुम्हें म्योंगो की डेथ के बारे में कुछ पता है? जेजून काम होकर कहता है, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन फिर वो एक और बात बताता है, म्योंगो की मौत से पहले कोई आदमी उसे बार बार ढूंढ रहा था। पुलिस पूछती है, कौन? जेजून इमीडिएटली रिप्लाई करता है, डो यंग जे यंग कंस्ट्रक्शन ग्रुप का सीईओ। वो पुलिस को बताता है, डो यंग ने मुझे अपना बिजनेस कार्ड भी दिया था और उस टाइम डो यंग की आंखों में कुछ बहुत सस्पिशियस लग रहा था। इस बीच डोंग हे भी योंगजिन से मिलने पहुंच जाती है। वो अपने बैग से हाई स्कूल बलिंग के सारे प्रूफ्स निकालती है और टेबल पर रख देती है। एक्चुअली डोंग हे का प्लान पहले कुछ और था। वो योंगजिन को एक लास्ट चांस देना चाहती थी। डोंग हे कहती है, आज मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देने आई हूँ। मुझे यह मौका डो यंग की पोलाइटनेस की वजह से देना पड़ रहा है। फिर वो कामली कहती है, अगर तुम पुलिस स्टेशन जाकर कन्फेस कर लो या विक्टिम से अपोलोजाइज कर लो तो मैं अपना रिवेंज प्लान यहीं खत्म कर दूंगी। लेकिन योंगजिन तुरंत डिनाई कर देती है। वो कहती है, अगर मैं पुलिस स्टेशन गई तो ये न्यूज पूरी मीडिया में हेडलाइन बन जाएगी। और फिर वो कोल्ड वॉइस में कहती है, उसके बाद मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। योंगजिन को अभी भी थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं था। उसकी नजर में उसने कोई गलत काम नहीं किया था। वो डोंग हे को घूरती है और कहती है, डोंग हे की फेट ही ऐसी थी, उसे बचपन से ही पेनफुल लाइफ जीनी थी, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। योंगजिन इतनी एरोगेंट हो चुकी थी कि वो यहाँ तक कहने लगती है, सच कहूं तो अगर मैंने स्कूल में तुम्हारे साथ वो सब नहीं किया होता तो आज तुम एक टीचर भी नहीं बन पाती। ये सुनकर डोंग हे फाइनली समझ जाती है योंगजिन को अपनी गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। इस पल डोंग हे के अंदर का गिल्ट भी खत्म हो जाता है। वो कामली कहती है, बाय द वे मैंने सोही के मर्डर का एविडेंस काफी लंबे टाइम पहले ही पुलिस को दे दिया था। वो एविडेंस योंगजिन का नेम टैग था, जिसे सोही ने मरने से पहले योंगजिन की शर्ट से फाड़कर निकाल लिया था। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली जब योंगजिन की मॉम को इस बारे में पता चला तो उसने अपने कनेक्शंस यूज किए और उस नेम टैग को पुलिस से बाहर निकाल लिया। अब डोंग ही के पास सोही के मर्डर का कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं बचा था। जो नेम टैग डोंग ही ने योंगजिन को दिखाया था वो एक्चुअली फेक था, सिर्फ उसे ट्रैप करने के लिए। रियल एविडेंस अब खुद पुलिस को ढूंढना पड़ेगा। और सबसे शॉकिंग बात यह थी, योंगजिन की मॉम ने उस ओरिजिनल नेम टैग को डिस्ट्रॉय नहीं किया था, वो अभी भी उसी के पास था। लेकिन उसका इंटेंशन क्या था ये कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ डोंग ही ने सोही की केस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एक नर्स को दी थी। ये रिपोर्ट एक्चुअली सोही की मॉम ने निकलवाई थी, क्योंकि उसे कभी बिलीव नहीं हुआ मेरी डॉटर ने खुद अपनी लाइफ खत्म कर ली। वो अभी भी हॉस्पिटल में लोगों से हेल्प मांगती रहती थी। इसी दौरान एक दिन वो डोंग ही से मिलती है और वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट डोंग ही को दे देती है। रिपोर्ट में एक शॉकिंग सच छिपा होता है। यो जोंग ने बताया था उस टाइम सोही प्रेग्नेंट थी। जब डोंग ही को यह सच पता चलता है तो वो नर्स को भी बताती है सोही प्रेग्नेंट थी। डोंग ही फिर सोही की मॉम से प्रॉमिस करती है, मैं सोही का रिवेंज जरूर लूंगी। और इसी प्रॉमिस की वजह से डोंग ही इतने सालों से अपना रिवेंज प्लान चला रही होती है। जब से योंगजिन को डोंग ही का घर मिला था तब से डोंग ही टेम्परेरीली यो जोंग के घर में रह रही होती है। एक दिन जब डोंग ही अपने रूम में आती है तो वो वॉल पर चिपकी सारी फोटोज पैक करने लगती है। ये उन सभी लोगों की फोटोज थीं जिन्हें उसने अपनी रिवेंज लिस्ट में रखा था। लेकिन पैकिंग करने के बाद उसे अचानक रियलाइज होता है एक फोटो मिसिंग है। डोंग ही तुरंत सारी फोटोज फ्लोर पर गिरा देती है और ध्यान से चेक करती है। तब उसे याद आता है मिसिंग फोटो ह्योन नाम के हस्बैंड की थी। ये समझते ही डोंग ही तुरंत ह्योन नाम को कॉल करती है। वो उसे वार्निंग देती है, योंगजिन पर नजर रखो, कुछ होने वाला है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा डोंग ही ने सोचा था। वो मिसिंग फोटो अब योंगजिन के हाथों में होती है। एक दिन योंगजिन कार के बाहर खड़ी होती है और ह्योन नाम से कहती है, ड्रामा बंद करो, कार से बाहर आओ। फिर योंगजिन डायरेक्टली ह्योन नाम की डॉटर को थ्रेटन करने लगती है। वो कहती है, अगर तुम मेरी हेल्प करोगी और डोंग ही को खत्म करने में साथ दोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड से भी छुटकारा दिला दूंगी। सिर्फ यही नहीं, योंगजिन प्रॉमिस करती है, काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगी। मजबूरी में ह्योन नाम हाँ कह देती है, लेकिन एक्चुअली वो अभी भी डोंग ही की साइड होती है। बाद में ह्योन नाम सब कुछ डोंग ही को बता देती है। वो कहती है, आज से मैं ऐसे एक्ट करूंगी जैसे मैं योंगजिन के लिए काम कर रही हूँ। फिर वो डोंग ही से रिक्वेस्ट करती है, मेरी डॉटर का ध्यान रखना। थोड़ा सोचने के बाद डोंग ही डिसाइड करती है ह्योन नाम की डॉटर कुछ दिनों के लिए टीचर के घर पर रहेगी। डोंग ही उससे स्ट्रिक्टली कहती है किसी से कांटेक्ट मत करना, और साथ ही वो प्रॉमिस करती है मैं जल्दी ही तुम्हारे अब्रॉड स्टडी करने के पेपर्स कंप्लीट कर दूंगी। लेकिन इसी बीच योंगजिन एक और मूव चलती है। वो डायरेक्टली डोंग ही की मॉम से मिलने पहुंच जाती है। योंगजिन उससे कहती है, तुम्हारी डॉटर अब सिटी एलिमेंट्री स्कूल में टीचर है, उसे गवर्नमेंट सैलरी मिलती है। फिर वो उसके सामने पैसों से भरा एक बैग रख देती है। योंगजिन कहती है, अगर तुम डोंग ही से जॉब रिजाइन करवा दो तो ये सारा पैसा तुम्हारा है। और एक बार फिर डोंग ही अपनी ही मॉम की वजह से हर्ट होने वाली थी। अगले दिन जब डोंग ही स्कूल में क्लास ले रही होती है तभी उसकी मॉम वहां आ जाती है और तमाशा करने लगती है। वो जोर से चिल्लाने लगती है, मेरी डॉटर कहाँ है? उसका ड्रामा देखकर स्कूल के सभी लोग वहां जमा हो जाते हैं। जब डोंग ही अपनी मॉम को देखती है तो उसकी आंखों में क्लियर
अंदर डर नजर आता है। रात में उसकी मॉम फिर से दोंग ही के रूम में आती है और सीन क्रिएट करने लगती है। तब दोंग ही समझ जाती है ये सब योंग जिन का प्लान है। अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए दोंग ही एक प्लान बनाती है। वो हैजोंग से कहती है योंग जिन को योजोंग के प्लास्टिक सर्जरी क्लिनिक में मिलने के लिए बुलाओ। जब दोनों मिलती हैं तो हैजोंग कैजुअली बात करना स्टार्ट करती है। वो कहती है दोंग ही एक्चुअली दोयोंग की गो क्लब फ्रेंड है, दोनों अक्सर साथ में गो खेलते हैं। ये सुनकर योंग जिन का एक्सप्रेशन बदल जाता है। उसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि दोयोंग और दोंग ही इतने क्लोज हो चुके हैं। हैजोंग फिर इंटेंशनली उसे प्रोवोक करना स्टार्ट करती है। वो कहती है दोयोंग को तुम्हारी हाई स्कूल स्टोरी के बारे में पता चल गया है। फिर वो अपना लिमिटेड एडिशन हर्मेस हैंडबैग दिखाती है और कहती है ये बैग एक्चुअली दोयोंग ने मुझे दिया था ताकि मैं उसे तुम्हारी और दोंग ही की स्टोरी बता सकूं। लेकिन फिर वो स्माइल करते हुए कहती है लेकिन हमारी फ्रेंडशिप की वजह से मैंने ऐसा नहीं किया। और फिर वो एक और शॉकिंग लाइन कहती है बाय द वे सच कहूं तो मैंने बहुत पहले ही दोयोंग को सब कुछ बता दिया था। ये सुनकर योंग जिन का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। घर पहुंचकर योंग जिन डायरेक्टली दोयोंग को कन्फ्रंट करती है। वो गुस्से में पूछती है मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं तो तुमने सिर्फ हैजोंग से ही क्यों बात की? दोयोंग भी तुरंत रिप्लाई करता है तो मैं किससे पूछूं? सारा ड्रग्स में डूबी हुई है। जैजून एक डेंजरस और मैनिपुलेटिव पर्सन है। मियोंग गायब है। और फिर वो सरकास्टिक टोन में कहता है और तुम्हारी मॉम अपना पैसा किसी शामन पर उड़ा रही है। अब तुम ही बताओ मैं और किससे पूछूं? योंग जिन फिर एक और क्वेश्चन पूछती है मीनिंग तुम अब दोंग ही की साइड ले रहे हो? इस बार दोयोंग का पेशेंस खत्म हो जाता है। वो गुस्से में कहता है मैं हमेशा सिर्फ ये सोल की साइड था। फिर वो सीरियस टोन में वॉर्न करता है अगर तुमने मुझे और मेरी डॉटर को और हर्ट किया तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस वेट करो। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी योंग जिन को थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं होता है। दूसरी तरफ दोयोंग ऑफिस में बैठकर अपनी और दोंग ही की फोटो देख रहा होता है। उसे अभी भी म्योंग हो के बारे में पता लगाना था, इसलिए वो दोंग ही को सोल के एक रेस्टोरेंट में मिलने बुलाता है। जब दोंग ही वहां आती है और अपना कोट उतारती है तो दोयोंग शॉक में चला जाता है। उसके आर्म्स और हाथों पर बहुत सारे जलने के स्कार्स होते हैं। रेस्टोरेंट में बैठे लोग भी उसे अजीब नजरों से देखने लगते हैं। लेकिन दोंग ही अब इन सब की यूज्ड टू हो चुकी थी। उन स्कार्स को देखकर दोयोंग अंदर से हिल जाता है। उसे बिलीव ही नहीं होता, दुनिया में कोई इतना क्रूअल कैसे हो सकता है। वो दोंग ही से कई क्वेश्चंस पूछना चाहता था, लेकिन अब वो समझ गया था कि दोंग ही रिवेंज के लिए इतनी डिटर्मिन्ड क्यों है। फिर दोंग ही उससे एक रिक्वेस्ट करती है। वो कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम योंग जिन को डिवोर्स दे दो। दोयोंग सरप्राइज होकर पूछता है क्यों? दोंग ही कामली रिप्लाई करती है मेरा रिवेंज यही है कि योंग जिन के पास कोई ना बचे। फिर वो एक और लाइन कहती है तुम योंग जिन के लिए एक ऑनर हो, मैं चाहती हूँ कि तुम उसके लिए एक डिस्ग्रेस बन जाओ। लेकिन दोयोंग उसकी बातों से तुरंत अग्री नहीं करता है। वो कहता है अभी के लिए मैं योंग जिन को डिवोर्स नहीं दूंगा क्योंकि मैं खुद भी ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ योंग जिन दोयोंग का प्यार वापस पाने के लिए एक नया प्लान बनाती है। वो योंग जुंग के हॉस्पिटल कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने पहुंचती है, लेकिन उसे नहीं पता वो सीधे योंग जुंग के ट्रैप में आ गई है। जब सर्जरी स्टार्ट होती है योंग जुंग उसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देता है। थोड़ी देर बाद योंग जिन बेहोश हो जाती है। फिर योंग जुंग उससे सॉफ्टली पूछता है तुमने म्योंगो के साथ क्या किया? ये क्वेश्चन सुनकर योंग जिन शॉक हो जाती है। फिर पता चलता है म्योंगो से मिलने वाली आखिरी पर्सन योंग जिन ही थी। म्योंगो ने उसे कहा था मुझे पता है तुमने सोही को मारा है। और फिर उसने एक और बात कही इसका प्रूफ मेरी पॉकेट में है। उस दिन जब योंग जिन ने म्योंगो को कन्फ्रंट किया था तो वो पैनिक होकर उसकी पॉकेट से एविडेंस निकालने लगती है। लेकिन जब वो पॉकेट चेक करती है तो अंदर से सिर्फ एक कॉन्डम निकलता है। म्योंगो हंसते हुए कहता है अब मुझे और भी यकीन हो गया है, तुमने ही सोही को मारा है। फिर वो डायरेक्ट डिमांड करता है मुझे 1 बिलियन वॉन दो वरना मैं सब कुछ एक्सपोज कर दूंगा। और अगर पैसे नहीं दिए तो वो हिंट देता है पेमेंट बाय अदर मीन्स भी चल सकता है। ये इंसल्टिंग बातें सुनकर योंग जिन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो टेबल पर रखी वाइन बॉटल उठाती है और सीधा म्योंगो के सिर पर मारती है। म्योंगो फ्लोर पर गिर जाता है। लेकिन जब योंग जिन देखती है कि वो अभी भी जिंदा है तो वो दोबारा बॉटल उठाती है और बार बार उसके सिर पर मारती है जब तक म्योंगो बेहोश नहीं हो जाता। तभी योंग जिन रुकती है। उसके बाद योंग जिन तुरंत सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय करने लगती है। वो जैजुन को भी कॉल करती है और उसे म्योंगो की बॉडी डिस्पोज करने को कहती है। योंग जिन उसे बताती है म्योंगो ने स्ट्रगल में मेरे पैर पर खरोंच मारी थी, उसके नेल्स में एविडेंस हो सकता है। जैजुन फिर वो सारे प्रूफ्स डिस्ट्रॉय कर देता है जो योंग जिन के अगेंस्ट जा सकते थे। लेकिन उसके माइंड में एक अलग प्लान चल रहा था। वो म्योंगो की बॉडी को सीक्रेटली डिस्ट्रॉय नहीं करता है, वो उसे एक फ्यूनरल होम में छिपा देता है ताकि फ्यूचर में वो योंग जिन को ब्लैकमेल कर सके। अचानक योंग जिन ड्रीम से उठ जाती है। वो इतना डर जाती है कि तुरंत हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज चेक करने की डिमांड करती है। उसे डर लगता है कहीं मेरा क्राइम रिकॉर्ड तो नहीं हो गया। फिर वो पागलों की तरह घर भागती है और अपनी बॉडी को ध्यान से चेक करती है कहीं म्योंगो का खून मेरे कपड़ों पर तो नहीं लग गया। वो अभी भी उस इंसिडेंट से बहुत डरी हुई होती है।
अगले दिन योंग जिन खुद दोयोंग के साथ पैचअप करने की ट्राई करती है, लेकिन दोयोंग का बिहेवियर अभी भी बहुत कोल्ड होता है। योंग जिन समझ नहीं पाती दोयोंग बार बार दोंगहे के साथ चेस क्यों खेलता है। तब दोयोंग सच बताता है। वो कहता है, जब मैं पहली बार दोंगहे से मिला तो मुझे उसमें क्यूरियोसिटी हुई। फिर कुछ टाइम के लिए दोंगहे गायब हो गई और उस दिन से मैं उसके दोबारा सामने आने का वेट करने लगा। जब वो दोबारा मिले तो मैं उसके साथ चेस खेलना चाहता था, लेकिन मैंने इनिशिएटिव खो दिया और इसी रीजन से मैं कंफ्यूज हो गया। योंग जिन गुस्से में कहती है, मीनिंग तुम्हारे माइंड में अफेयर चल रहा है। दोयोंग काम टोन में कहता है, इसी रीजन से मैंने तुमसे तुम्हारे और जैजुन के रिलेशन के बारे में पूछा था। तब योंगजिन समझती है कि दोयोंग इतना गुस्सा क्यों है। इस बीच एक दिन येजंग को अचानक याद आता है मियोंगो के पास एक आईपैड था और उस आईपैड के मैसेजेस उसके फोन से सिंक्रोनाइज थे। जब येजंग आईपैड चेक करती है तो उसे एक रिकॉर्डिंग मिलती है जो प्रूव करती है योंगजिन ने मियोंगो को मारा है। वो तुरंत वो रिकॉर्डिंग जेजुन को सेंड कर देती है। जेजुन को तब अपने स्टोर की सीसीटीवी फुटेज याद आती है, लेकिन स्ट्रेंज बात ये थी जिस दिन मियोंगो गायब हुआ था उस दिन की आर्काइव फाइल मिसिंग थी। अब जेजुन ऑलमोस्ट श्योर हो जाता है मियोंगो की मौत के पीछे योंगजिन का ही हाथ है और अगर ये प्रूव हो गया तो मैं ये सोल की कस्टडी ले सकता हूँ। इसलिए जेजुन एक नया प्लान बनाता है। वो येजंग से पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? फिर हम दोनों मिलकर ये सोल को पालेंगे। येजंग का ड्रीम किसी रिच आदमी से शादी करना था, इसलिए वो तुरंत हाँ कह देती है। दूसरी तरफ योंगजिन एक और मूव चलती है। वो योननम के घर जाती है। योननम उसे बताती है दोंगही के रिवेंज प्लान में एक डॉक्टर भी हेल्प कर रहा है। ये सुनकर योंगजिन समझ जाती है वो डॉक्टर कोई और नहीं यो जोंग है। वो योंगनम को ऑर्डर देती है, सारे बुलीज पर नजर रखो और मुझे हर मूवमेंट की रिपोर्ट दो। पनिशमेंट के तौर पर योंगजिन उस दिन योंगनम के हस्बैंड को पैसे नहीं देती है, इसलिए वो आदमी उस दिन यूजुअल टाइम से पहले घर लौट आता है और फिर हमेशा की तरह वो योंगनम को बहुत बुरी तरह पीटने लगता है। इस बीच उसे पता चलता है उसकी डॉटर घर पर नहीं है। ये सुनकर वो और भी ज्यादा वॉयलेंट हो जाता है और योंगनम को और भी मर्सीलेसली पीटने लगता है। लेकिन एक मॉम होने के नाते योंगनम ने चाहे कितना भी दर्द सहा, उसने अपनी डॉटर की लोकेशन नहीं बताई, क्योंकि तब तक उसकी डॉटर अमेरिका जाने के लिए प्लेन में बैठ चुकी थी और फाइनली वो अपने अब्यूसिव डैड से हमेशा के लिए बहुत दूर चली गई। बाद में जब योंगनम जेजुन को फॉलो कर रही होती है तो वो नोटिस करती है जेजुन बार बार एक सस्पिशियस फ्यूनरल होम जा रहा है। सच जानने के लिए वो और डोंगहे वहां पहुंचते हैं। उन्हें पता चलता है वो जगह काफी लंबे टाइम से अबैंडन्ड है, लेकिन एक बात अजीब थी, उस बिल्डिंग का इलेक्ट्रिसिटी यूसेज बहुत हाई था। डोंगहे अपना डाउट हियो जोंग के साथ शेयर करती है। दोनों को स्ट्रॉन्ग डाउट होता है मियोंगो की डेड बॉडी जरूर वहीं कहीं छिपाई गई होगी। अगले दिन डोंगहे और हियो जोंग डायरेक्टली फ्यूनरल होम पहुंचते हैं। वहां चेक करने पर उनका डाउट सच निकलता है, अंदर मियोंगो की बॉडी मिल जाती है। लेकिन डोंगहे तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करती है। वो सोचती है अगर अभी रिपोर्ट की तो पूरा रिवेंज प्लान रन हो सकता है, इसलिए सेफ्टी के लिए यो जोंग पूरा फ्यूनरल होम ही खरीद लेता है और वो वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स को भी अपनी साइड कर लेता है ताकि कोई उनके प्लान को डिस्टर्ब ना कर सके। डोंगहे फिर यो जोंग से कहती है बॉडी मिल गई है, लेकिन अभी भी हमारे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है जो कोर्ट में प्रूव कर सके मियोंगो की किलर योंगजिन है। तब यो जोंग एक सीक्रेट बताता है, जब योंगजिन मेरे हॉस्पिटल में प्लास्टिक सर्जरी के लिए आई थी तब सर्जरी के बाद जब वो एनेस्थीसिया के असर में थी तो मैंने सीक्रेटली उसके घाव से एक डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लिया था। अगर ये डीएनए मियोंगो के फिंगर नेल्स में मिले ह्यूमन टिश्यू से मैच कर गया तो किलर का नाम ऑफिशियली एक्सपोज हो जाएगा। दूसरी तरफ स्कूल में एक और गंदा सीन चल रहा था। स्कूल का जिम टीचर स्टूडेंट्स की फोटोज लेने का एक्सक्यूज बनाता था, लेकिन रियलिटी में वो सीक्रेटली परवर्स्ड फोटोज क्लिक कर रहा था। जब डोंगही को इस बारे में पता चलता है तो वो तुरंत स्टूडेंट्स को क्लास में भेज देती है और सोचती है आज मुझे इस डिस्कस्टिंग आदमी को सबक सिखाना ही होगा। डोंगही को एक दूसरे टीचर से सीक्रेट फोटोज का एविडेंस मिल जाता है और फिर वो सारी फोटोज डायरेक्टली जैजुन को सेंड कर देती है। जैसे ही जैजुन वो फोटोज देखता है उसका खून खौल उठता है, क्योंकि उन फोटोज में ये सोल भी नजर आ रही होती है। गुस्से में जैजुन तुरंत स्कूल पहुंचता है। सबसे पहले वो कैमरा से सारे एविडेंस रिमूव करता है और फिर बिना कुछ सोचे जिम टीचर को ब्रूटली पीटने लगता है। ये सोल ये पूरा सीन देख लेती है। वो इतना डर जाती है कि सीधे पुलिस स्टेशन जाकर डू यंग को सब बता देती है। केस पुलिस तक पहुंच जाता है, लेकिन जेजुन कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर देता है। वो क्लियरली कहता है ये डिस्कस्टिंग आदमी जेल जरूर जाएगा। फिर डू यंग का लॉयर एक सेटलमेंट एग्रीमेंट निकालता है ताकि मैटर क्वाइटली सॉल्व हो जाए। डू यंग फिर जैजुन से पूछता है तुम्हें टीचर पर केस फाइल करने का क्या राइट है? तब जैजुन एक स्ट्रेट आंसर देता है क्योंकि ये सोल मेरी बायोलॉजिकल डॉटर है। ये सुनकर डू यंग का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वो टॉन्ट करते हुए कहता है तुम मेरी सोच से भी ज्यादा डिस्कस्टिंग निकले। आर्ग्यूमेंट्स इतने बढ़ जाते हैं कि दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, लेकिन इस फाइट में जैजुन भारी नहीं पड़ता और एंड में उसकी नाक टूट जाती है। ये सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए डू यंग उसे टेम्पररीली उसकी ग्रैंडमा के घर भेज देता है। जब योंगजिन घर आकर ये सब पता करती है तो वो गुस्से से पागल हो जाती है। वो डू यंग पर चिल्लाती है तुम्हें मुझे इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना ही होगा। डू यंग भी अंदर से पहले ही गुस्सा होता है। वो कहता है जेजुन स्कूल गया था और सबके सामने ऐसा एक्ट कर रहा था कि वही ये सोल का रियल डैड है, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। फिर डू यंग डायरेक्टली योंगजिन से पूछता है
सच बताओ, क्या तुम्हें खुद पता भी है कि तुम क्या कर रही हो? उस पल डोयोंग का पेशेंस पूरी तरह खत्म हो जाता है और वो पूरा सच बता देता है। वो कहता है, तुम्हें कभी ये सोल की फीलिंग्स की परवाह नहीं थी, तुम बस अपनी सेफ्टी और रेपुटेशन बचाने की ट्राई करती रही। डोयोंग ये भी कहता है, योंगजिन अभी भी उससे पूछ रही है, क्या तुम्हें पता है जेजून ये सोल का रियल डैड है? लेकिन योंगजिन अभी भी एक्सक्यूजेस बनाने लगती है। वो कहती है, मैंने हमेशा इस मैरिज को बचाने की ट्राई की है। लेकिन डोयोंग तुरंत रिप्लाई करता है, सच तो ये है कि तुम अपना पास छिपाने के लिए ये सब कर रही थी। और इसी बात पर दोनों के बीच का रिलेशन और भी टूटने लगता है। डोयोंग गुस्से में सीधे योंगजिन से कहता है, ये सोल मेरी डॉटर है और अगर हम कल डिवोर्स भी ले लें तब भी ये सच नहीं बदलेगा। लेकिन दूसरी तरफ डोंग ही की लाइफ में एक और प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी खुद की मॉम। डोंग ही की मॉम फिर से चालाकी करने लगती है। सबसे पहले वो यो जोंग से कांटेक्ट करती है और उससे मिलने की रिक्वेस्ट करती है, जैसे कि वो उसकी फ्यूचर मदर इन लॉ हो। लेकिन यो जोंग उसका इंटेंशन समझ चुका है, इसलिए वो उसे बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देता। जब ये ट्रिक फेल हो जाती है तो डोंग ही की मॉम एक और गंदा प्लान बनाती है। वो डोंग ही के स्कूल के स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से कांटेक्ट करती है और डोंग ही का नाम यूज करके उनसे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स की डिमांड करती है। पेरेंट्स को लगता है ये सब डोंग ही की तरफ से हो रहा है, इसलिए वो बिना सोचे गिफ्ट्स भेज देते हैं। बाद में जब सच पता चलता है तो सब गुस्से में डायरेक्टली डोंग ही के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, तुमने जो भी गिफ्ट्स लिए हैं उन्हें अभी वापस करो। डोंग ही पूरी तरह शॉक हो जाती है, उसे समझ ही नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ। मजबूरी में वो ट्रैश में फेंके गए लग्जरी आइटम्स ढूंढने लगती है ताकि वो उन्हें वापस कर सके। बाहर भारी बारिश हो रही होती है और डोंग ही का गुस्सा अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। वो डायरेक्टली अपनी मॉम के पास पहुंचती है और चिल्लाते हुए पूछती है, तुमने मेरी लाइफ फिर से क्यों रुइन की? तुम दूसरों से हाथ मिलाकर मुझे नुकसान कैसे पहुंचा सकती हो? एक बार तुमने मुझे छोड़ दिया था, अब तुमने मुझे दोबारा धोखा क्यों दिया? इतना कहकर डोंग ही कैंची उठाती है और गुस्से में अपनी मॉम की सबसे कीमती चीजें काटने लगती है। ये देखकर उसकी मॉम और भी फ्यूरियस हो जाती है। गुस्से में वो डोंग ही को जोर से मारती है। डोंग ही का फेस घायल हो जाता है और उसके फेस से खून बहने लगता है। उस पल डोंग ही को बिलीव ही नहीं होता, मेरी अपनी मॉम मेरे साथ इतनी क्रूअल कैसे हो सकती है? लेकिन इसी पल में डोंग ही का रिवेंज और भी स्ट्रांग हो जाता है। अगले दिन डोंग ही अपने कनेक्शंस यूज करती है और सारा से मिलने का प्लान बनाती है। वो किसी तरह सारा के फेवरेट ड्रग्स का इंतजाम कर लेती है। जब सारा उन ड्रग्स को देखती है तो वो खुद को रोक नहीं पाती। इस बीच डोंग ही चर्च के सभी लोगों को एक मैसेज सेंड करती है, आज चर्च में एक स्पेशल परफॉर्मेंस होने वाली है। ये सुनकर सब क्यूरियोसिटी में चर्च पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ ड्रग्स लेने के बाद सारा हेलुसिनेट करने लगती है। उसका बिहेवियर पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो पब्लिक के सामने अजीब और इनडिसेंट जेस्चर्स करने लगती है। जब लोग देखते हैं कि फेमस आर्टिस्ट सारा का असली फेस इतना डिस्गस्टिंग है तो सब तुरंत अपने फोन्स निकाल लेते हैं और फोटोज और वीडियोस रिकॉर्ड करने लगते हैं। इस बीच ह्योन नाम का नोटिफिकेशन मिलने पर योंगजिन भी चर्च पहुंच जाती है। योंगजिन तुरंत समझ जाती है कि ये सब डोंग ही का प्लान है, लेकिन वो कॉन्फिडेंटली डोंग ही से कहती है, रिलैक्स, सारा अभी पहली बार ड्रग्स में फंसी है, वो जल्दी ही इस सिचुएशन से बाहर आ जाएगी। योंगजिन को लगता है डोंग ही कभी उन सबको नहीं हरा सकती, लेकिन योंगजिन को पता ही नहीं है डोंग ही पहले ही एक और बड़ा मूव चल चुकी है। डोंग ही की एक फ्रेंड ने सोशल मीडिया पर वेदर रिपोर्टर योंगजिन की स्कूल बुलिंग का एविडेंस पोस्ट कर दिया था और फिर क्या, इंटरनेट पर ड्रग स्कैंडल और स्कूल बुलिंग का टॉपिक तुरंत ट्रेंडिंग होने लगता है और हर कोई इसके बारे में बात करने लगता है। तब डोंग ही योंगजिन से कोल्ड टोन में कहती है, शायद सारा जल्दी बच जाए, लेकिन तुम? डोंग ही उसकी आंखों में देखती है और कहती है, तुमने किसी को मारा है, और एक बार नहीं 2 बार। योंगजिन गुस्से में डोंग ही से पूछती है, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है या तुम बस हवा में बातें कर रही हो? डोंग ही पूरी तरह काम रहती है और सीधा रिप्लाई करती है, प्रूफ? मेरे पास सब कुछ है। उसके पास सारा की चर्च वाली इनडिसेंट वीडियो और वेदर रिपोर्टर योंगजिन की स्कूल बुलिंग का एविडेंस भी होता है। थोड़ी ही देर में ये दोनों चीजें इंटरनेट पर एक वायरल टॉपिक बन जाती हैं। लोग अपने फ्री टाइम में बस इसी स्कैंडल के बारे में बात करने लगते हैं। फिर ह्योंग नाम भी एक पब्लिक कमेंट पोस्ट करती है जिसमें वो क्लियरली लिखती है, वेदर रिपोर्टर एक्चुअली योंगजिन है। जैसे ही ये बात कंफर्म होती है, इंटरनेट पर नेगेटिव कमेंट्स की बारिश शुरू हो जाती है। सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि योंगजिन को वहां से भागना पड़ता है। दूसरी तरफ कंपनी का स्टॉक भी अफेक्ट होने लगता है, इसलिए दो योंग खुद योंगजिन से मिलने जाता है। वो सीरियस टोन में कहता है, अभी भी टाइम है, अगर हम साथ मिलकर सिचुएशन हैंडल करें तो शायद हम इस प्रॉब्लम को पार कर सकते हैं। लेकिन लॉयर तुरंत एक डॉक्यूमेंट निकालता है। ये ऑनलाइन पोस्ट हुआ स्कूल बुलिंग का एविडेंस है। वो डायरेक्टली योंगजिन से पूछता है, इस फोटो और वीडियो में जो लड़की है क्या वो तुम हो? योंगजिन अभी भी अपनी जिद पर अड़ी रहती है। वो कुछ भी एक्सेप्ट करने से मना कर देती है। उसे लगता है अब कोई और प्रूफ नहीं बचा है, इसलिए सच बताने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखकर दो यंग पूरी तरह डिसअपॉइंटेड हो जाता है। वो समझ जाता है योंगजिन को अभी तक अपनी गलती
गलती का कोई पछतावा नहीं है। इसी टाइम दूसरी तरफ जेजुन और हेजुंग साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं। बातों के बीच हेजुंग एक सीक्रेट रिकॉर्डिंग निकालती है। उस रिकॉर्डिंग में योंगजिन के मर्डर का एक कन्फेशन टाइप एविडेंस होता है। ये सुनकर जेजुन को अचानक याद आता है उस दिन उसके ड्रेसिंग रूम से एक एक्सपेंसिव वाइन बॉटल भी मिसिंग थी। तब वो समझ जाता है कि वो बॉटल भी मर्डर का इंपॉर्टेंट एविडेंस हो सकती है। दूसरी तरफ ह्योननम योंगजिन को एक और शॉक देती है। वो उसे बताती है हेजुंग और जेजुन अब एक रिलेशनशिप में है। ये सुनकर योंगजिन को यकीन नहीं होता। सच जानने के लिए वो डायरेक्टली जेजुन के घर पहुंचती है। वहां उसे हेजुन मिलती है। हेजुन बहुत कैजुअली कहती है, हाँ जेजुन और मैं अब डेट कर रहे हैं और ये रिलेशन कल ही स्टार्ट हुआ है। योंगजिन एक फेक स्माइल के साथ उसे कांग्रेचुलेट करती है। फिर वो सीधा क्वेश्चन पूछती है, तुम मुझे योजुंग के प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल क्यों लेकर गई थी और क्या तुम्हें पता था कि योजुंग सोल हॉस्पिटल डायरेक्टर का बेटा है? योंगजिन फिर एक और क्वेश्चन पूछती है, तुम कब से दोंग हे की साइड हो? लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है। अब हेजुंग को जेजुन का सपोर्ट मिल गया है, इसलिए वो योंगजिन से बिल्कुल नहीं डरती। इस बार वो योंगजिन के एरोगेंट एटीट्यूड के सामने झुकने से मना कर देती है। बाद में ह्योननम सारा से मिलने पुलिस स्टेशन जाती है, लेकिन एक्चुअली उसका पर्पस कुछ और है। वो सारा और योंगजिन के बीच डिस्टेंस क्रिएट करना चाहती है। ह्योननम सारा से कहती है, योंगजिन की स्कूल बुलिंग का स्कैंडल सामने आया, लेकिन वो सब तुम्हारी ड्रग स्कैंडल न्यूज के नीचे दब गया और आज न्यूज़पेपर में तुम्हारे अगेंस्ट एक आर्ट एग्जीबिशन के जरिए टैक्स इवेजन का एक्यूजेशन भी पब्लिश हुआ है। ये सब सुनकर सारा के माइंड में एक डाउट पैदा हो जाता है। पुलिस स्टेशन से बाहर आने के बाद सारा अपनी मॉम से अपने बूढ़े डैड के बारे में पूछने लगती है। इस बीच इंटरनेट पर एक और शॉकिंग वीडियो वायरल हो जाता है। उस वीडियो में देखा जाता है योंगजिन अपनी क्लासमेट सोही को टॉर्चर कर रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि सोही ने हाई स्कूल में बिल्कुल योंगजिन जैसी यूनिफॉर्म पहनी थी। योंगजिन गुस्से में सोही से कहती है, अभी के अभी ये कपड़े उतारो। ये सब स्पा के अंदर हो रहा होता है और सारा सीक्रेटली ये पूरा सीन रिकॉर्ड कर लेती है। लेकिन योंगजिन का गुस्सा यही नहीं रुकता, वो सोही को कई थप्पड़ मारती है। बेचारी सोही इतनी वीक होती है कि वो विरोध भी नहीं कर पाती। जैसे ही ये वीडियो इंटरनेट पर आता है, कमेंट्स की बाढ़ आ जाती है। जब दोयंग ये सब देखता है तो वो पूरी तरह शॉक रह जाता है। उसे बिलीव ही नहीं होता, मेरी वाइफ एक्चुअली ऐसी इंसान हो सकती है। सच जानने के लिए वो डोंग ही के पास जाता है और योंगजिन के बारे में पूछता है। डोंग ही बिना कुछ छिपाए उसे सोही की मॉम का एड्रेस दे देती है और कहती है, जाओ और खुद सच देख लो। फिर दोयंग एक सीरियस क्वेश्चन डोंगी से पूछता है, अगर तुम योंगजिन को सबसे ज्यादा दर्द देना चाहती हो तो ये सोल को हर्ट करना सबसे फास्ट तरीका होगा। लेकिन डोंगी तुरंत डिनाई कर देती है। वो काम वॉइस में कहती है, मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगी, क्योंकि अगर ये सोल हर्ट हुई तो तुम्हें भी वही दर्द फील होगा और डोंगी किसी और को उस रिवेंज का विक्टिम नहीं बनाना चाहती। एक दिन दोयंग डोंगी से सीधा क्वेश्चन पूछता है, तुमने इतना बड़ा रिवेंज प्लान बनाया, आप सच बताओ, क्या तुम खुश हो? डोंगी कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंट रहती है, फिर सॉफ्टली कहती है, मैं बस अपनी लाइफ में इतनी खुशी चाहती हूँ कि मैं शांति से मर सकूं, बस उतनी खुशी काफी होगी। इसके बाद दोयंग खुद इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करता है। इन्वेस्टिगेट करते हुए उसे पता चलता है सोही की डेड बॉडी सियोल के एक हॉस्पिटल में रखी है और सबसे शॉकिंग बात यह है कि वो हॉस्पिटल योजोंग का है, वही योजोंग जो अक्सर उसके साथ चेस खेलता था। दूसरी तरफ एक दिन दोंग ही अपने घर में ड्रॉर खोलती है और अंदर का सीन देखकर सरप्राइज हो जाती है। ड्रॉर में अनगिनत सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे होते हैं, साथ ही कुछ लेटर्स भी होते हैं जो प्रिजन से भेजे गए थे। उन लेटर्स को पढ़ने पर दोंगी को पता चलता है योजोंग हर दिन एक गहरे दर्द के साथ जी रहा है। ट्रूली योजोंग भी बिल्कुल डोंगी की तरह ही सोचता था। वो भी चाहता है कि जो बुरे लोग हैं उन्हें उनकी सही पनिशमेंट मिले। योजोंग की स्टोरी भी उतनी ही ट्रैजिक थी। वो ओरिजिनली प्रिजन में एक डॉक्टर की तरह काम करना चाहता था, इसलिए उसने अपने डॉक्यूमेंट्स वहां काम करने वाले सीनियर्स को दिए थे। लेकिन वहां वो उसी मर्डरर से मिला जिसने उसके डैड को मारा था। इस बार वो प्रिजनर फाइनली सच बताता है। वो कहता है, उस टाइम मेरी आर्म टूटी हुई थी और मुझे बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन क्योंकि मैं एक मर्डरर था, कोई डॉक्टर मेरा ऑपरेशन करने को तैयार नहीं था। सिर्फ एक इंसान अपने डॉक्टर के आइडियल पर खड़ा रहा, योजोंग के डैड। उन्होंने डिसाइड किया मैं ऑपरेशन करूंगा। लेकिन सर्जरी से ठीक पहले उन्हें याद आया मैंने अपने सन योजोंग से डिनर का प्रॉमिस किया है। उन्हें चिंता थी कि कहीं योजोंग इंस्टेंट नूडल्स ना खा ले जो हेल्थ के लिए अच्छे चेंज्ड होते। लेकिन उस प्रिजनर ने इस बात को अपनी इंसल्ट समझ लिया और जैसे ही सर्जरी खत्म हुई उसने योजोंग के डैड को नाइफ से मार दिया। प्रिजनर फिर काम फेस के साथ कहता है, मैं बस देखना चाहता था कि उस डॉक्टर का बेटा कैसा दिखता है, जैसे कि उसने कोई नॉर्मल बात कही हो। यह सच सुनकर योजोंग पूरी तरह टूट जाता है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि ऐसे क्रूअल इंसान को कैसे पनिश करे। लेकिन घर लौटने के बाद भी वो नॉर्मल बिहेव करता है। वो डोंगी के साथ यूजुअल तरीके से डिनर बनाता है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। वो नहीं चाहता कि डोंगी उसका दर्द नोटिस करे, लेकिन डोंगी सब समझ जाती है और वो योजोंग को चुपचाप गले लगाकर कंसोल करती है। डोंगी रिवेंज लेना चाहती थी, लेकिन वो कभी एक लाइन पार नहीं करना चाहती थी, ये सोल को हर्ट करना। इसलिए अपनी मॉम के स्कैंडल की वजह से डोंगी को भी स्कूल की जॉब छोड़नी पड़ती है। स्कूल छोड़ने से पहले वो ये सोल से मिलती है और सॉफ्टली कहती है, अगर तुम कभी चाहो तो मरने से पहले मैं भी तुमसे अपोलोजाइज कर लूंगी। घर लौटने के बाद डोंगी डिसाइड करती है, मैं अपनी मॉम को घर से बाहर निकाल दूंगी। लेकिन उसकी मॉम पूरी तरह पागलों की तरह बिहेव करने लगती है। वो डोंगी को ब्लेम करने लगती है और उसे इंसल्ट करती रहती है। बातें इतनी बढ़ जाती हैं कि उसकी मॉम डोंगी को कैंची से मारने की ट्राई करती है। तभी किचन से ग्रिल पर मीट जलने की आवाज आती है।
उसकी मॉम जानती है कि हाई स्कूल के इंसिडेंट के बाद डोंगी आग से बहुत डरती है। वो उसका मजाक उड़ाती है। ये देखकर डोंगी को और भी गुस्सा आ जाता है। बहस के बीच डोंगी की मॉम ग्रिल को पलट देती है। गर्म आग सीधा फ्लोर पर पड़े न्यूज़पेपर पर गिरती है और कुछ ही सेकंड्स में पूरे घर में आग लग जाती है। उसकी मॉम पागलपन में चिल्लाती है, आज मैं तुम्हारे साथ ही मरूंगी। वो डोंगी से कहती है, अपनी गलती मान लो और मुझसे अपोलोजाइज करो। लेकिन उस पल डोंगी स्माइल करने लगती है। वो कहती है, थैंक यू मॉम। उसकी मॉम शॉक हो जाती है। डोंगी कामली कहती है, थैंक यू क्योंकि तुम बिल्कुल नहीं बदली और मुझे इसी बात का प्रूफ चाहिए था। फिर पता चलता है कि ये सब डोंगी के प्लान का हिस्सा था। फाइनली डॉक्टर्स डोंगी की मॉम को एग्जामिन करते हैं और डिक्लेयर करते हैं वो मेंटली अनस्टेबल है। डोंगी फाइनली खुद अपनी मॉम को एक मेंटल हॉस्पिटल लेकर जाती है। उसे रूम में ले जाने के बाद वो सॉफ्टली अपनी मॉम के कान में कहती है, मैं बस इतना ही कर सकती थी, अब तुम्हें अपनी पनिशमेंट खुद सहनी पड़ेगी। और उसकी मॉम की पनिशमेंट यही है कि अब उसे अपनी पूरी लाइफ इसी मेंटल हॉस्पिटल में बितानी पड़ेगी। दूसरी तरफ योंगजिन स्कूल वायलेंस स्कैंडल में फंस चुकी है। ये देखकर जयजुन सोचता है अब इसे ब्लैकमेल करके कोई बड़ा फायदा उठाया जा सकता है। इसलिए वो मियोंग-ओ की डेड बॉडी का सीक्रेट यूज करके उसे थ्रेटन करता है। जयजुन सीधा कहता है, अगर तुम सच छिपाना चाहती हो तो मुझे हवाई में घर खरीद कर दो। योंगजिन रिप्लाई करने ही वाली होती है कि अचानक पुलिस को मियोंग-ओ की बॉडी मिलने की न्यूज आ जाती है। ये सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं। दोनों जल्दी से बॉडी कंफर्म करने वहां पहुंचते हैं। लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो बॉडी मिसिंग होती है। तभी हे जंग का कॉल आता है। वो कामली कहती है, मियों मर चुका है और मेरे पास तुम्हारे मर्डर की रिकॉर्डिंग भी है। ये सुनकर योंगजिन का सिर चकरा जाता है। शॉक में उसके बैग से एक छोटी सी चीज गिर जाती है और वही चीज बाद में उसकी रूइन का सबसे बड़ा रीजन बनने वाली थी। बाद में योंगजिन को जयजुन से पता चलता है जहां मियोंग-ओ की बॉडी मिली वो वही जगह थी जहां सो ही गिरकर मरी थी। जयजुन उसे बताता है, रिकॉर्डिंग हेजुंग के फोन में है और जो वाइन बॉटल मेरे ड्रेसिंग रूम से मिसिंग हुई थी उस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स भी हो सकते हैं। सिचुएशन खतरनाक हो चुकी है। तब योंगजिन ये सॉल का नाम यूज करती है और जयजुन से हेल्प मांगती है। वो इमोशनल टोन में कहती है, मुझे एक एलिबाई चाहिए, ये प्रूफ कि मैं क्राइम सीन पर नहीं थी। और सरप्राइजिंगली जयजुन फिर से उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। जयजुन फिर दोयंग के पास जाता है। वो दोयंग को मियोंग-ओ के मर्डर की रिकॉर्डिंग सुनाता है और साथ ही ये सॉल की कस्टडी के लिए प्रेशर भी डालता है। उसकी डिमांड सिंपल है, योंगजिन को बचाने के लिए एविडेंस दो कि वो क्राइम सीन पर नहीं थी। इस तरह दोयंग और जयजुन एक ही क्राइम में अकॉम्प्लिसेस बनने के करीब आ जाते हैं। ये सब सुनकर दोयंग पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। इस बीच सारा डायरेक्टली योंगजिन के घर पहुंचती है। वो गुस्से में पूछती है, तुमने अपनी बैड न्यूज छिपाने के लिए मेरे ड्रग स्कैंडल का यूज किया, राइट? फिर सारा एक और क्वेश्चन पूछती है, सच बताओ, क्या तुमने मेरा टैक्स एवेजन का सीक्रेट रिपोर्टर को दिया था? योंगजिन रिप्लाई करने ही वाली होती है कि अचानक उसे फील होता है कि उसके बैग से कुछ मिसिंग है। फिर उसे याद आता है कि शायद वो चीज मियोंग-ओ की बॉडी देखते टाइम गिर गई थी। इसलिए रात में योंगजिन छुपकर फ्यूनरल होम पहुंचती है ताकि वो उस मिसिंग आइटम को ढूंढ सके। अंधेरा है और वो चुपचाप ढूंढ रही है। तभी अचानक वहां योजोंग आ जाता है। योंगजिन तुरंत एक्सक्यूज बनाती है, मैं बस रेस्ट रूम ढूंढ रही थी। लेकिन योजोंग उसकी बात पर बिलीव नहीं करता। वो कामली कहता है, मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले देखा था, तुम क्लियरली कुछ ढूंढ रही थी। फिर योजोंग अपना हाथ खोलता है और वही मिसिंग आइटम उसके हाथ में होता है। वो उसे योंगजिन को देते हुए कहता है, ये लो, ये तुम्हारा है। वैसे भी मुझे अब और एविडेंस की जरूरत नहीं है। उसकी बातें सुनकर योंगजिन और भी ज्यादा डर जाती है। तभी उसके फोन पर उसकी मॉम का मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है, आकर मुझे पुलिस स्टेशन से पिक कर लो। एक्चुअली हुआ ये था कि ह्योन नाम ने इंटेंशनली अपने अल्कोहलिक हस्बैंड को बताया योंगजिन ने किसी को मारा है। वो आदमी पहले से ही योंगजिन की फैमिली को ब्लैकमेल कर रहा था। पैसे निकालने के लिए वो योंगजिन की मॉम को बार बार कॉल करके परेशान करता था। एक दिन वो डायरेक्टली उनके घर भी चला जाता है और थ्रेटन करने लगता है। योंगजिन की मॉम पहले जेजून से हेल्प मांगती है लेकिन जेजून सीधा मना कर देता है। मजबूर होकर योंगजिन की मॉम एक रिस्की प्लान बनाती है। वो चुपके से उस आदमी को मैसेज सेंड करती है और इवनिंग में एक कैश डील फिक्स करती है। वो आदमी पैसों के लालच में एक्साइटेड होकर तुरंत निकल जाता है, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं है कि ये उसकी लाइफ की आखिरी राइड होने वाली है। पनिशमेंट से बचने के लिए योंगजिन की मॉम जेजून को भी साथ ले जाती है और फिर दोनों मिलकर एक फेक ट्रैफिक एक्सीडेंट क्रिएट करते हैं जिसमें ह्योन नाम के हस्बैंड की वही मौत हो जाती है। इस तरह सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाती है और हर कोई धीरे धीरे एक बहुत बड़े क्राइम के जाल में फंस रहा है। अंधेरी रात में योंगजिन की मॉम और जेजून पैनिक की हालत में पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन पुलिस चीफ वहां उनके साथ है, इसलिए बाकी ऑफिसर्स ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते। केस को बस एक सिंपल ट्रैफिक एक्सीडेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसके बाद जेजून डिसाइड करता है अब इस डेंजरस ग्रुप से दूर रहना ही बेहतर है। वो सोचता है कि वो पैसे लेकर कहीं दूर भाग जाएगा, लेकिन उसके सबऑर्डिनेट्स को भी इस मैटर के बारे में पता चल जाता है। वो भी पैसों में शेयर मांगने
लगते हैं। जेजून अपनी पावर और आइडेंटिटी का यूज करके उन्हें दबाता है, लेकिन एक सबॉर्डिनेट ऐसी इंसल्ट सह नहीं पाता। गुस्से में वो हथियार निकालता है और जेजून पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ ह्योन नाम अपने हस्बैंड की बॉडी लेने पुलिस स्टेशन आती है। जैसे ही वो बॉडी को देखती है उसका दिल टूट जाता है, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सी राहत भी है। उसे लगता है अब शायद मेरी लाइफ में फाइनली पीस आ जाएगी। जब योंगजिन को पता चलता है मरने वाला आदमी ह्योन नाम का हस्बैंड है, तो वो तुरंत समझ जाती है ये कोई सिंपल एक्सीडेंट नहीं था, उसकी मॉम ने इंटेंशनली किसी को मारा था। इस बीच एक और अजीब सीन होता है। एक आदमी अचानक सोही की आवाज में बात करने लगता है, जैसे कि सोही की स्पिरिट ने उसे इन्फ्लुएंस कर लिया हो। वो योंगजिन से बार बार पूछता है, क्या तुम्हें याद है मैं कौन हूं? ये सुनकर योंगजिन का फेस पीला पड़ जाता है। उस पल हाई स्कूल का डार्क इंसिडेंट उसके माइंड में फ्लैशबैक बन जाता है। उस दिन योंगजिन ने सोही को लाइटर दिखाकर डराया था। वो उसे अपने कपड़े उतारने के लिए फोर्स करती है, लेकिन अचानक सोही के कपड़ों में आग लग गई। डर के मारे सोही योंगजिन से हेल्प मांगती है, लेकिन उसकी हेल्प करने के बजाय योंगजिन उसे धक्का दे देती है और सोही छत से गिरकर मर जाती है। उस टाइम सोही की एज सिर्फ 18 साल थी और सबसे शॉकिंग बात, डोंगही ने ये सब अपनी आंखों से देखा था। उसी दिन डोंगही को क्राइम सीन पर योंगजिन का नेम टैग और लाइटर भी मिला था। प्रेजेंट में वापस आते हुए योंगजिन का पैनिक और बढ़ जाता है। तभी एक और शॉकिंग सीन होता है। जो आदमी सोही की तरह बिहेव कर रहा था वो अचानक गिरकर मर जाता है, कोई क्लियर रीजन भी नहीं होता। ये सब देखकर योंगजिन पूरी तरह डर जाती है और तुरंत वहां से भाग जाती है। ये सीन डोंगही को भी सोही की ट्रेजेसिक डेथ की याद दिला देता है। बाद में योंगजिन ह्योन नाम से मिलने जाती है। वो गुस्से में अक्यूज करती है, डोंगही और ह्योन नाम ने मिलकर मेरे हस्बैंड को मरवा दिया और मेरी मॉम को भी इस क्राइम में फंसा दिया। योंगजिन सिर्फ यही नहीं रुकती, वो ह्योन नम की डॉटर को भी थ्रेटन करती है। लेकिन अब ह्योन नम पहले जैसी डरपोक औरत नहीं है। वो योंगजिन को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और दोयंग ये सब देख लेता है। दोयंग अब फाइनली योंगजिन को 2 चॉइसेस देता है, या तो विक्टिम की फैमिली से अपोलोजाइज करो और कंपनसेशन दो, या हमारा डिवोर्स होगा। लेकिन इतना सब होने के बाद भी योंगजिन सच एक्सेप्ट नहीं करती। वो अभी भी सोही के मर्डर को डिनाई करती रहती है। इसलिए दोयंग फाइनली डिसीजन लेता है और ऑफिशियली डिवोर्स अनाउंस कर देता है। उस पल वो योंगजिन को पूरी तरह छोड़ देता है। दूसरी तरफ येसोल को भी स्कूल में सच पता चल जाता है। उसे पता चलता है मेरी मॉम ने किसी को कर्लिंग आयरन से टॉर्चर किया था। येसोल डर जाती है कि अब उसके फ्रेंड्स उसके साथ नहीं खेलेंगे और धीरे धीरे स्कूल पेरेंट्स और क्लासमेट्स उसे इग्नोर करने लगते हैं। लेकिन डोयंग अभी भी येसोल को अपनी ही डॉटर मानता है। वो स्कूल आकर येसोल को कंसोल करता है। जब दोयंग अपनी बाहें खोलता है, येसोल रोते हुए उसे गले लगा लेती है और सॉरी कहती है। दोयंग सॉफ्टली कहता है, जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नेगेटिव र्यूमर से बचने के लिए दोयंग डिसाइड करता है मैं येसोल को लेकर अब्रॉड चला जाऊंगा। इस बीच सारे बुलीज भी म्योंगो के फ्यूनरल में आते हैं और वहां येजंग सबको एक शॉकिंग वीडियो दिखाती है। वीडियो में सारा ड्रग्स लेते हुए नजर आ रही है। ये देखकर सारा को लगता है योंगजिन ने मुझ पर रिवेंज लेने के लिए ये सब किया है। अचानक येजंग की बातों से सारा समझ जाती है मैंने गलत इंसान को ब्लेम किया है। गुस्से में सारा तुरंत अपने बालों में फंसा पेन निकालती है और डायरेक्टली येजंग की गर्दन पर अटैक कर देती है। सब शॉक रह जाते हैं। फॉर्चुनेटली ठीक उसी टाइम पुलिस वहां पहुंच जाती है और टाइम पर इंटरवीन करके वो मर्डर होने से रोक लेते हैं। पुलिस सारा को फिर से अरेस्ट कर लेती है। थोड़ी देर बाद जेजून योजोंग से मिलने जाता है। वो सोही की ऑटोप्सी रिपोर्ट के बारे में पूछता है। इस रिपोर्ट से योजोंग को एक शॉकिंग सच पता चलता है। सोही उस टाइम प्रेग्नेंट थी और वो बच्चा जेजून का था। डोंगही भी ये बात सुनकर शॉक रह जाती है। अभी तक उसे लगता था बच्चा म्योंगो का था और इसी रीजन से वो जेजून को पहले छोड़ने वाली थी। लेकिन अब डोंगही को रियलाइज होता है कि ये पूरा बुली ग्रुप अंदर से कितना क्रूअल और ईविल था। येजून की जान तो बच जाती है, लेकिन अटैक की वजह से उसकी आवाज परमानेंटली डैमेज हो जाती है। अब वो नॉर्मल तरीके से बोल नहीं पाती। जब जेजून उसका फेस और कंडीशन देखता है तो वो तुरंत ब्रेकअप अनाउंस कर देता है। येजंग का ड्रीम किसी रिच फैमिली में शादी करना था, लेकिन अब उसका वो ड्रीम भी पूरी तरह टूट जाता है। ये सब देखकर डोंगहे डिसाइड करती है मैं येजंग की हेल्प करूंगी। वो एक डेंजरस प्लान बनाती है। प्लान सिंपल था, जेजून की आई ड्रॉप्स में एक स्पेशल मेडिसिन मिलाना। जंग डोंगहे के प्लान के अकॉर्डिंग सारी चीजें लेकर जेजून के घर पहुंचती है। जब जेजून ध्यान नहीं दे रहा होता है तो वो चुपके से उसके ओरिजिनल आई ड्रॉप्स रिप्लेस कर देती हैं। बाद में जेजून अपनी डॉटर यो सोल से मिलने स्कूल जाता है, लेकिन वहां उसे पता चलता है ये सोल का स्कूल ट्रांसफर हो चुका है। वो पैनिक में डूयंग को कॉल करता है, लेकिन डूयंग इंटेंशनली फोन स्विच ऑफ कर देता है। गुस्से और टेंशन में जेजून कार ड्राइव कर रहा है कि तभी अचानक उसे रोड धुंधला दिखने लगता है। आई ड्रॉप्स की मेडिसिन अपना असर दिखाने लगती है। वो तुरंत कार रोकता है और सिचुएशन चेक करने लगता है। ठीक इसी पल एक बड़ा ट्रक उसकी तरफ आता है। एक्सीडेंट होने वाला होता है, लेकिन जेजून किसी तरफ बच जाता है। स्ट्रगल करते हुए वो एक अबेंडन फैक्ट्री तक पहुंचता है, लेकिन वहां उसके साथ एक और भी डेंजरस चीज होती है। कोई उसे पीछे से धक्का दे देता है। जेजून सीधा सीमेंट के एक गड्ढे में गिर जाता है और जो पर्सन उसे धक्का देता है वो डूयंग है।
डूयंग के लिए ये सब करना जरूरी था, सिर्फ ये सोल को प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके बाद डूयंग शांति से ये सोल को लेकर अब्रॉड चला जाता है। दूसरी तरफ दोंगहे योंगजिन की मॉम को थ्रेटन करती है। वो उससे कहती है, अगर तुम कोऑपरेट नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा ट्रैफिक मर्डर सीक्रेट एक्सपोज कर दूंगी। दोंगहे डिमांड करती है, योंगजिन का नेम टैग दो और उसे अबैंडन कर दो। अपनी खुद की सेफ्टी के लिए योंगजिन की मॉम फाइनली मान जाती है और नेम टैग दोंगहे को दे देती है। लेकिन योंगजिन उनकी कॉन्वर्सेशन सुन लेती है। योंगजिन रोते हुए चिल्लाती है, मॉम तुम मुझे कैसे छोड़ सकती हो? उसे बिलीव ही नहीं होता, मेरी अपनी मॉम ने मुझे अबैंडन कर दिया है। अब योंगजिन हर दिन डर के साथ जीने लगती है। एक दिन जब वो वीडियो में वाइन बॉटल वाला एविडेंस देखती है तो वो पैनिक होकर वापस क्राइम सीन पर पहुंच जाती है। लेकिन इस बार पुलिस पहले से ही वहां वेट कर रही होती है और इस तरह योंगजिन इंटेंशनल मर्डर के चार्ज में अरेस्ट हो जाती है। बाद में दोंगहे डिटेंशन सेंटर में योंगजिन से मिलने जाती है और वहां वो उसे एक और शॉकिंग सच बताती है। एक्चुअली मियोंगो तुरंत नहीं मरा था। जब योंगजिन ने उसे छोड़ा तो वो उस टाइम भी जिंदा था। एक स्टाफ मेंबर छुपकर सब देख रहा था। उसने सिचुएशन चेक की और देखा कि मियोंगो की सांसें अभी भी चल रही हैं। लेकिन उस स्टाफ मेंबर को याद आता है हाई स्कूल में मियोंगो और उसके गैंग ने उसे भी बलि किया था। गुस्से में वो वाइन बॉटल उठाता है और मियोंगो के सिर पर मार देता है। उसके बाद दोंगहे उस स्टाफ मेंबर को कन्विंस करती है, कन्फेशन दो, कहो किलर योंगजिन थी। अब जब योंगजिन को सच पता चलता है तब तक सब कुछ खत्म हो चुका है। वो कुछ नहीं बदल सकती। एंड में हर बलि को अपने कर्मों की पनिशमेंट मिल जाती है और इसी के साथ ये सीरीज खत्म हो जाती है।